नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और बीपीएससी 71वीं के लिए जो मैंने 100 दिनों की योजना बताई है, तो उस क्रम में आज ये तीसरा वीडियो होने वाला है। और सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करने से पूर्व ही मैंने पाषाण काल के बारे में और किस प्रकार से हिस्ट्री का हम लोग का सेशन जाने वाला है, तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके अवश्य रूप से देखें और अपने तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये देखो, मैंने अब खुद की तस्वीर लगाई है ताकि थोड़ा क्या हो और भी आकर्षक लगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये किस चीज़ के लिए हम लोग कवर करने वाले हैं? 71वीं बीपीएससी 2025 के लिए। ठीक है, चलो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बात समझो कि ऐसा सभ्यता जो 5,000 साल पहले, ठीक है, जहाँ पे क्या होता था, एक सुनियोजित शहर बसा हुआ होता था। वहाँ पे घरों बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से होते थे। वहाँ पे पानी का निकासी जो होता था वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होता था, जो कि वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। ठीक है, तो इस कारण से ये हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ में जब हम इतिहास से सीखते हैं तो भविष्य में आने वाले उन समस्याओं को क्या कर पाते हैं, उससे हम खुद को बचा पाते हैं। ठीक है, चलिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 70वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में पता ही है कि क्या हुआ। हम एक वीडियो भी डाले हुए थे कि किस प्रकार से छात्रों के साथ धोखा किया गया, छात्रों को गुमराह किया गया। उस बात के लिए छात्रों से आंदोलन करवाया गया जो चीज़ कभी था ही नहीं। तो इस प्रकार की भविष्य में यदि कोई भी घटना हो तो उसकी पहले सत्यता को जांचे, फिर जाके उसमें शामिल हो। ठीक है, कोचिंग हो या फिर राजनेता हो, हर कोई अपने अपने हिसाब से उस पल को भुनाया, तो उस चीज़ से बचना है। चलो, तो पाषाण काल हम लोग देख चुके हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिर्फ ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहास जो होता है, तो इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो पास्ट में जिस प्रकार की गलतियां हुई है उनसे क्या करें, हम भविष्य में बच सकें। ठीक है, ये देख सकते हो, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक मैप है जो मैंने गूगल से उठाया है। और इसमें अलग अलग स्थानों की नाम दिया हुआ जो कि हमें देखना है एक एक करके। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे, मोहनजोदारो है, यहाँ पे हड़प्पा है, ठीक है, राखीगढ़ी है, बनावली है, रोपर है, धोलावीरा है, और भी अन्य महत्वपूर्ण स्थान है जैसे कि लोथल है। ठीक है, तो इन सारे को एक एक करके हम लोग डिटेल से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए, हम नोट्स बना लिए हुए हैं ताकि क्या हो कि क्योंकि टैब से पढ़ा रहे हैं तो इस पर उतना बड़ा डिस्प्ले है नहीं कि हर जगह राइट किया जा सके। ठीक है, तो इस कारण से पीडीएफ का ही इस्तेमाल करना पड़ता रहता है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करोगे तो ये मानव का वो गौरवपूर्ण और जो वर्तमान का जो भारतीय इतिहास है, तो इसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव के जब विकास की बात करोगे और जब कहीं से याद किया जाता है कि लोग होंगे, तो इस पल को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सभ्यता था, यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था थी जो वर्तमान में भी अभी भी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं कहीं पे क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, स्नानागार हो, मतलब हर चीज़ एक सुनियोजित तरीके से बनाया गया हुआ था। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, हम उन हर एक पहलू को देखेंगे और आराम से देखेंगे। इसमें देखो, यदि समय रहा तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ हम वैदिक सभ्यता भी करवा देंगे। ठीक है, और टैग में हम सिंधु घाटी सभ्यता ही लिखेंगे। चलो, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कब से चालू होता है? 1826 में चार्ल्स मेसन, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इसका खोज किया जाता है। किसका खोज किया जाता है? सिंधु घाटी
सभ्यता का। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिए, इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं कि 1853 में विलियम ब्रेंटन। तो विलियम ब्रेंटन कौन था? विलियम ब्रेंटन एक इंजीनियर था जिसे अभियंता कहते हैं। तो वर्तमान का जो पाकिस्तान है, तो भारत के आज़ादी से पूर्व तो वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो जो पाकिस्तान में स्थान है लाहौर और कराची, तो उस दोनों को जोड़ने के लिए ब्रिटिश के द्वारा क्या किया जा रहा था? रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। ठीक है, तो रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। जो वहाँ के मजदूर थे तो उनको क्या हुआ, कुछ ईंटें मिली। तो ईंटें मिली तो वो क्या किए, जाके इनको बताए विलियम साहब को कहाँ से कहाँ बिछाया जा रहा था रेलवे लाइन, लाहौर से कराची। ठीक है, तो उनको दिया गया। तो फिर वो क्या किए, जो पुरातात्विक विभाग के लॉर्ड कनिंघम है, तो उनको इस बात की सूचना दी गई कि साहब देखो यहाँ पे कुछ नायाब चीज़ मिला है, क्या थोड़ा आप बताओ, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप ज़्यादा जानकार हो। तो फिर लॉर्ड कनिंघम साहब वो ले गए और फिर उस पर धीरे धीरे क्या होने लगा, जांच पड़ताल होने लगा। तो फिर इन लोगों को लगा कि यहाँ पे हो ना हो पहले से कोई ना कोई बहुत पुराना महल या भवन या फिर लोगों का आवास हुआ करता होगा। ठीक है, 1921 में जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1921 में ही क्या किया जाता है, जो भारत के दयाराम साहनी रहते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और इनके ही नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की जाती है। हड़प्पा की खुदाई की जाती है। आप जरा हड़प्पा का आप लोकेशन देखो ताकि क्या हो, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद रहे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं हड़प्पा कहाँ है वास्तव में वर्तमान में। तो वर्तमान की देखिएगा तो आप देखो हड़प्पा कहाँ है। हड़प्पा यहाँ है, देख पा रहे हैं, ये देखिए हड़प्पा है। ठीक है, यहाँ पे रावी नदी है, यहाँ पे चेनाब है, यहाँ पे झेलम है, ये इंडस है, ये इंडस इस प्रकार से बहती है इसे। ठीक है, तो ये आप जो आप देख रहे हो वर्तमान में ये हड़प्पा, तो आपको मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। भारत का वर्तमान की जो भूगोलिक स्थिति है, ये देखो, ये वाली जो लकीर आप देख पा रहे हो, ये नहीं, यहाँ तो हम पाकिस्तान में चले गए। ये देखो, ये वाली देखो, अभी जो लगा रहे हैं ना, ये हरा वाला देख रहे हैं। तो ये देखो, तो हरा वाला लाइन देखो और हड़प्पा को देखो। तो हड़प्पा देख रहे हो कि भारत में क्या है, नहीं है। ठीक है, वो कहाँ है, इस वाले क्षेत्र में। और ये वाला क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में ये वाला क्षेत्र कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से स्थलों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो देखो, बिल्कुल आराम से करना ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं और आपको समझने में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दयाराम साहनी की नियुक्ति हुई और उनके ही अध्यक्षता में क्या किया जाता है, उनके अध्यक्षता में हड़प्पा की खुदाई की जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा शहर जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, रावी नदी। ओके, ठीक है, चलिए 1922 में मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में होती है। और किस नदी के तट पे ये है सिंधु नदी। तो हड़प्पा से बिल्कुल ये कन्फ्यूजन मत रखना कि हड़प्पा है तो वो सिंधु के ही पास होगा। ठीक है, हड़प्पा है रावी के पास और मोहनजोदड़ो है सिंधु के पास। देखो मोहनजोदड़ो एक ऋतिक रोशन जो एक्टर है उसके बारे में सुना होगा कि उसकी एक मूवी आई हुई थी मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो उसमें देखता होगा कि जब फिल्म चालू होता है तो एक नदी में दिखाता, वो लोग जाने से मना करता क्योंकि उसका कोई मित्र फंसा होता है और बोलता वहाँ पे कोई बहुत भयानक राक्षस रहता है। तो वो राक्षस नहीं, एक्चुअली वो मगरमच्छ के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में बात करता रहता। ठीक है, फिल्म का नाम हम क्यों बताएं, कभी मौका मिले तो अवश्य देखना, चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं वर्तमान की स्थिति। तो देखो वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में 1500 से अधिक स्थल पाए
गए हैं या फिर उनका पता चला है। अब देख लेते हैं हम लोग जो ये हड़प्पा सभ्यता था तो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ था। ठीक है, तो देखो ये भारत का एक रफ मैप बनाए हुए हैं। ठीक, ये हमारा उत्तर वाला क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में मांदा, ठीक है, और दक्षिण में दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। MH लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, MH। ठीक है, पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, और पश्चिम की बात करोगे तो पश्चिम में सुतकांगाडोर, ये कहाँ है, वर्तमान के पाकिस्तान में। ठीक है, तो यदि पूछ लिया जाए इसका विस्तार तो इस प्रकार बता देना। देखो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल वैसे जनरली तो पूछता नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम के लिए हो सकता है, BPSC में पूछ सकता है, क्योंकि लोगों का वहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं उन लोगों का कुछ पता नहीं रहता कि कब उनका दिमाग कैसा हो जाए। तो ये कितना होने वाला है, 21 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, समझ में आया, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आकार यदि आपसे पूछा जाए तो आप आकार क्या बोलोगे, त्रिभुजाकार। त्रिभुज, ट्रायंगल समझते हो ना, टेढ़े मेरे बिंगो खाते होगे ना, ये तो टेढ़े मेरे, तो ये त्रिभुज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता था उसका कुछ कुछ विशेषता था, तो ये विशेषता हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विशेषता में आप देखो फीचर में हम क्या क्या ऐड किए हैं। वहाँ पे मकान बहुमंजिले थे, जो घर वर्तमान में होता है ईंट कंकर पत्थर का, तो आप देखते हैं 1 से ज़्यादा मंजिल का, 2 का, 10 का, 15 का, 20 का, बहुत पटना जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जाइए तो वहाँ पे गगनचुम्बी इमारतें रहती हैं। मुंबई जैसे शहर में जाइएगा तो वहाँ पे क्या, स्काई टचिंग घर रहता है। ठीक है, टावर रहते हैं। तो मकान बहुमंजिले थे, यानी कि 1 से ज़्यादा हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता। ठीक है, मकान ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ओके, काल कौन था, ब्रॉन्ज काल, यानी कि कांस्य युगीन। कौन सा युगीन, कांस्य युगीन। देखो 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व का समय काल है। और जिस बच्चा को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लग रहा है कि इसके पूर्व क्या हुआ, तो जाके वीडियो देखो, हम सारा चीज़ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, हम एक एक चीज़ डिस्क्राइब किए हैं। पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल में भी उच्च, निम्न, मध्य, हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किए ताकि कोई बच्चा यदि शुरू से वीडियो देखेगा तो उसको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होने वाला। ठीक है, और हम ये भी बताएं कि आधुनिक भारत में कौन सा टॉपिक कवर होने वाला, एंशियंट में कौन होगा, मिडिवल में कौन होगा, बिहार वाले हिस्ट्री से कौन सा सेक्शन कवर होने वाला, और भारत में ओवरऑल देखेंगे तो उसमें से कौन होने वाला। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम क्या किए हैं, बहुत ज़्यादा ही क्रिस्टल क्लियर रूप में बताएं ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो। ठीक है, ये शहरी सभ्यता था और मकान पक्के ईंटों के बने होते। तो वर्तमान में जो घर बनते हैं ना वो पक्के ईंट के रहते हैं ना, चिमनी पे देखते हैं ना कि ईंटा को पकाया जाता है, तो मकान पक्के ईंट के होते थे और इनका आकार जो होता है 4:2:1 का होता था। ओके, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण समझते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल समझते हैं, 90 डिग्री वाला, देखिए ऐसे करके रहता है ना जी, 90 डिग्री ऐसे बना तो ई एक्स है तो एक्स है कितना होगा, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मिलता था। ठीक है, चलिए, जल निकासी वहाँ पे बहुत बेहतरीन क्या था, बहुत ज़्यादा बेहतर था। जैसे कि वर्तमान में हमारे घर के आगे होता, नाला होता या फिर साइड में होता, वहाँ से जल निकासी, घर का जो जल होता क्या होता, वहाँ से निकासी हो जाता है। चलो अब आते हैं, हम लोग देखते हैं राजनीति। तो राजनीति देखो, हम अभी कुछ देर पहले बताए हुए थे ना, वो जो ऋतिक रोशन का फिल्म है मोहनजोदड़ो, तो उसमें बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया। देखो फिल्म है तो थोड़ा बहुत तो उसमें मिर्ची मसाला लगाया जाएगा, मगर फैक्ट जो है, जो तथ्य है उसमें दर्शाया गया। सिर्फ उसमें एक चीज़ जो लास्ट में दिखाता है, यूनिकॉर्न करके दिखाता है, तो यूनिकॉर्न जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है। जब जो सिंधु घाटी सभ्यता का सील वगैरह देखेगा तो उसमें एक हिरन टाइप का एक पशु मिलेगा जिसके सिंग पे क्या होता है, ऐसे करके एक सिंग निकला आता है, सिंगल वाला हॉर्न। ठीक है, तो उस प्रकार से दिखाया, एकदम वो सफ़ेद है, शांति का है।
तो वो थोड़ा वो मूवी है तो दिखाया है, बाद बाकी लगभग चीज़ उसमें फिल्म के हिसाब से दिखाने का कोशिश किया गया और बेहतरीन तरीका का सिनेमा बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक। तो राजनीतिक वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा था, जो देखो शासक जो होते थे, शासक राजा, तो राजा समानता क्या होते थे, व्यापारी वर्ग होते थे। ठीक, दो व्यापारियों में बड़े व्यापारी होते थे जो व्यापार संघ के सबसे मजबूत व्यक्तित्व होंगे, जो सबसे ज़्यादा धनवान होंगे, तो उनको क्या किया जाता होगा, उस मंडली के चीफ नियुक्त किया जाता होगा और फिर वो क्या होते एज ए राजा रूल करते होंगे, राजा के रूप में वो कार्य करते होंगे। ठीक है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था की बात करोगे तो कृषि किया जाता था, कृषि में गेहूँ था, जौ था और चावल था। ठीक है, ये सब फसलों का और खाद्यान्नों का नाम याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता रहता है साफ साफ। ठीक है, व्यापार की बात करोगे तो व्यापार आंतरिक भी होता था और व्यापार बाह्य भी होता था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सीमा स्थल था, जो उनका अपना क्षेत्र था, उसमें तो अंदर में तो होता ही था, जो पड़ोस के दूसरा देश होंगे, देश को हो, राज्य को, जो कहो, जो किसी अन्य के नियंत्रण में होगा, तो उनके साथ भी उनका व्यापारिक संबंध था। वो जो व्यापार होता था तो वो किस प्रकार का होता था, तो वो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, सिक्के से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था ये वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, जैसे कि देखो अभी मान के चलो कि हमको चाय बनाना, मेरे घर में चीनी नहीं है। ठीक है, अब चीनी नहीं है तो तुमसे बोले कि तुम हमको आधा किलो चीनी दे दो, या मान के चलो कि 1 किलो चीनी दे दो। ठीक है, बदले में हम तुमको क्या करेंगे कि बदले में हम तुमको 1 लीटर गाय का दूध दे देंगे, मेरे यहाँ गाय है तो हम गाय का तुमको 1 लीटर दूध दे देंगे। ठीक है, तो तुम हमको चीनी दे देगा 1 किलो और बदले में हम तुमको क्या करेंगे 1 लीटर गाय का दूध दे देंगे, सामान के बदले सामान दे दिए, तुम्हारा भी काम हो गया, मेरा भी हो गया, ना तुम ठगे गए ना हम। और वास्तविकता अभी भी देखें वर्तमान में तो 40 अभी चीनी अभी कितना होगा, 40 से 50 रुपये किलो होगा, 50 रुपये बहुत से बहुत किलो होगा। दूध कितना का आता है, 65 रुपये आता है, तो देखो 15 रुपया तो ऑलरेडी हम ही नुकसान में है ना। देखो ये समझाने के लिए बताएं, दिल पे मत लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से होता था, तो जैसा अमाउंट होता था उस अमाउंट से को क्या करते थे, एक दूसरे के सामान वापस में अदली बदली करते थे। ठीक है, तो यही व्यवस्था था व्यापार का, तो इसी क्या कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कि वहाँ का जो समाज था तो उसका सामाजिक व्यवस्था कैसा था। देखो समाज जो था तो उसके बारे में ये बताया गया इतिहासकारों के बारे में कि वो मातृसत्तात्मक था। तो मातृसत्तात्मक का तात्पर्य क्या हो गया कि जो महिलाएं होंगी तो उनको क्या होगा, उनको शिक्षा लेने का अधिकार होगा, उनको किसी सभा में भाग लेने का अधिकार होगा, वो किसी निर्णय में उनका भूमिका अहम हो सकता है, उनकी बातों को सुना जाता होगा। ठीक है, और उनको अन्य बहुत भी प्रकार के क्या होंगे, स्वतंत्रता होंगे। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को दर्शाओगे, मातृ का पूजा किया जाता था। ठीक है, महिलाओं का सम्मान किया जाता था, तो ये सारा चीज़ देखोगे तो उभर के ये आता था कि वो जो सिंधु घाटी सभ्यता था क्या था कि मातृसत्तात्मक था। समझ में आ गया। चलो विभाजन की बात करोगे तो समाज में जैसे अभी वर्तमान में कास्ट सिस्टम है, जातीय आधार पे विभाजन है समाज में, तो उस वक्त भी था विभाजन था। किस प्रकार से विभाजन था, विभाजन था कि एक उच्च वर्ग होते थे। ठीक है, एक उच्च वर्ग होते थे और एक निम्न वर्ग होते थे। तो दो सेक्शन में क्या किया गया था, समाज को डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। उच्च वर्ग में आते थे राजा, जैसे कि व्यापारियों की जो मंडली के बारे में बताएं तो राजा आते थे सबसे टॉप पे। उसके बाद पुरोहित जो कर्मकांड करते थे। ठीक है, यानी कि जादू टोना, पूजा पाठ, धार्मिक जो भी विधि विधान का वो किया जाता है क्रियाकलाप, तो वो होंगे। उसके बाद आ जाते थे व्यापारी, तो ये 3 वर्ग आ जाते थे अपर क्लास में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो निम्न वर्ग थे तो निम्न वर्ग में कौन आते थे, कृषक, मजदूर आदि। इसमें देखो एक चीज़ मेरे द्वारा कवर नहीं किया गया है, तुम लोग को
यदि जानना है तो हम बता देते हैं और एग्जैक्ट हम वो चीज़ ही खोज लेते हैं, ठीक है। वैसे हमको लगा नहीं इम्पोर्टेंट है, मगर क्या पता अब एग्जाम में पूछ देगा तो कौन रिस्क लेगा, ठीक है। तो हमें हर पहलू का क्या करना है, ख्याल रखना है। हाँ, वो क्या है, हाँ, कि मोहनजोदड़ो में गढ़ शहर के पश्चिम, मोहनजोदड़ो के बारे में आप जाहिर है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, बड़ा बड़ा टीला होता था, क्या होता था, बड़ा बड़ा टीला होता था, ठीक है। और इन टीलों के बारे में ये कहा जाता था, इन टीलों के बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता था, दंडित करके वहाँ पे छोड़ दिया जाता था। तो उनके शरीर का जो नर कंकाल होता था वो वहाँ पे पाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो को कई बार क्या किया जाता है, मृतकों की टीला शब्द से भी संबोधित किया जाता, ठीक है। तो वही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, भोजन की प्रकृति कैसी थी। तो भोजन की बात कीजिएगा तो लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। फिल्मों में देखते होंगे, जो राजा महाराजा वाला सिनेमा रहता तो उसमें देखते राजा भी कान में क्या करते रहते हैं, जैसे मान चलो ये राजा हैं तो इनके हाथ में वो पहने हुए हैं, पाँव में पहने हुए हैं, ठीक है, कान में कुंडल पहने हुए हैं, सर पे ताज लगा हुआ है, नाक में कुछ पहने रहते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार क्या किया जाता था, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। लिपस्टिक का आपको साक्ष्य मिलता है, और लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, चनहुद्रो से। चनहुद्रो हम आपको स्थल दिखा देते हैं। एवं काजल का साक्ष्य कहाँ मिला, हड़प्पा से। देखो हड़प्पा तो अभी हम हड़प्पा के बारे में पढ़ ही रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी, देखो अलग अलग नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत, सिंपल सा नाम याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा एक स्थल है, ठीक है, कई बार लोग संबोधित कर देते रहते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता आप रखिएगा याद। चनहुद्रो और हड़प्पा, ये दो स्थल को हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है, ठीक है। फिर हम अपने यहाँ वापस आते हैं। तो ये देखो, अभी कुछ देर पहले बताए हुए थे कि ये वाला जो क्षेत्र है तो ये तो हड़प्पा है, ठीक है। अब आ जाता है कि चानुहुद्रो। तो चानुहुद्रो कहाँ है, कहाँ है चानुहुद्रो, ये रहा, ये देखो। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या, पाकिस्तान वाले भी, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही है ये भी, चानुहुद्रो। तो आप स्थल को याद रखिएगा, स्थल आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में किस देश में अवस्थित है, ठीक है। तो ये हड़प्पा रहा जो रावी नदी के किनारे है, और ये चानुहुद्रो रहा। चानुहुद्रो से क्या मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला, और हड़प्पा से काजल का, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जो व्यवस्था था वो किस प्रकार का था। देखो धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब जरूरी है, क्योंकि क्या किया जाता है, इन सभी चीज़ों से सवाल पूछा जाता रहता, ठीक है। और इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, और हम वादा भी किए हैं कि 100 दिन, 100 दिन तो नहीं 90 दिन हम बोले हैं, फिर भी मान के लो कि 100 दिन, 100 दिन में हम 100 टॉपिक करवाएंगे, और जो बच्चा कर लेगा, करंट अफेयर हम करवा रहे हैं, करंट अफेयर जो प्रॉपर 71st बीपीएससी का जो प्लेलिस्ट बना उस करंट अफेयर की बात हम कर रहे हैं, उसमें करंट अफेयर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो वाला सेक्शन जो हिस्ट्री अभी चल रहा है वो, और एक साइंस का सेक्शन हम ऐड करेंगे। ये 3 सेक्शन जो बच्चा 90 दिन में कर लेगा, ठीक है, तो ट्रस्ट करो एग्ज़ाम में 100 नंबर तो उसको रोक नहीं पाएगा। अब 20 से 30 नंबर का बात रहा तो उसको तो हम दे देंगे। पॉलिटी रहा और इकोनॉमी रहा, ये तो हम तुमको एक्स्ट्रा अलग से करवाएंगे, ठीक है। चलो, तो धार्मिक व्यवस्था कैसा था, धार्मिक व्यवस्था में बात करोगे तो प्रकृति की पूजा की जाती थी, पेड़ हो, पौधे हो, सांप हो, वृक्ष हो, ठीक है। मातृ देवी की मातृ सत्तात्मक व्यवस्था भी था। तो मातृ देवी यानी कि जो उर्वरा का देवी होगी, जो भू है, भूगर्भिक है, ठीक है, तो उनको एज ए देवी के रूप में क्या किया जाता था, उनको पूजा किया जाता था, ठीक है। पशुपति, पशुपति का
समथिंग समथिंग ये क्या है, लॉर्ड शिवा से मैच करते हैं, ठीक है। सर्प की पूजा की जाती थी, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती। इनके बारे में ये कहा जाता था कि इन लोगों को जादू टोना का ज्ञान था। असम जो है, तो असम में एक मंदिर है माँ कामाख्या का, ठीक है, माँ कामाख्या का, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इन सब चीज़ों के लिए, जादू टोना वाली चीज़ों के लिए, ठीक है। उनको माना जाता है, ऐसा मान्यता है लोगों का, ठीक है। तो साथ में मुझे लगा ज़रूरत है तो बता दो। जैसे असम में एक स्थान और है, मोइदम है, तो अहोम राजवंश का वो, यदि हम गलत नहीं है तो वो शायद उन लोगों का वो स्थल है जहाँ पे उन लोगों को क्या किया जाता था, मृत्यु के बाद उनको वहाँ पे रखा जाता था, ठीक है, या फिर दफनाना शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस स्थल को क्या किया गया है, यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये आप याद रखना, ओके। चलो देखो, ये वैदिक काल नहीं है, अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ही पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही पढ़ रहे हैं। ये वैदिक एज हम लिखे हुए थे क्योंकि किसी कारण से हम यहाँ पे लिख दिए, तो इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। चलो, तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानते हैं हम लोग। हड़प्पा के बारे में जिक्र करते हैं सबसे पहले। हड़प्पा के बारे में जैसे शुरू में ही बताए थे कि 1921 में क्या किया जाता है, दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई की जाती है, कहाँ, रावी नदी के तट पे। अभी हम आपको दिखाए हैं, वहाँ से 6-6 कतारों में अन्नागढ़ के साक्ष्य मिले। अन्नागढ़ जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से कोई यदि बच्चा रहते कोई होंगे, और आशा करते होंगे भी, तो गांव में हमारे जो बुजुर्ग लोग पहले होते थे, जब हम बहुत छोटे थे, 3 साल 4 साल के होंगे, तो दादी लोग को देखते थे क्या कि इस प्रकार का क्या बनाया जाता था, कोठी बनाया जाता था, ठीक है। तो कोठी रहता था, मट्टी का रहता था, तो इसके ऊपर कवर बनाती थी मिट्टी का ही, ठीक। तो इसको खोल देती थी और इसमें क्या करती थी, धान को, गेहूं को इसमें फिल कर देती थी, ठीक। फिर इसको कवर कर देती थी ताकि क्या हो कि उस टाइम में तो ये ट्रंक वगैरह या फिर वो जो और स्टील का बर्तन आता रखने के लिए, तो वो सब चीज़ तो उतना होता नहीं था और उतना पैसा भी नहीं होता था लोगों के पास, कितना करे, तो मिट्टी का ही बनाते थे इस प्रकार का कोठी, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता था, अनाज का भंडारण किया जाता था, ठीक है। तो अन्नागार के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले, और वहाँ पे क्या पाया गया, गेहूं पाया गया, समझ गए। तो अब तो यहाँ तो हम छोटे स्केल पे बताया, अब वो वहाँ पे हो सकता है बड़े स्केल पे होगा, ठीक है। 6-6 कतारों में अन्ना, तो समझ लो कितने बड़े स्तर पे होगा, ठीक है। श्रमिकों का आवास मिला है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं लोग, उनका। मातृ देवी का साक्ष्य मिला है, काजल का साक्ष्य मिला, अभी कुछ देर पहले हम बताएं। और 837 कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है, जहाँ पे लोगों को क्या किया जाता था, मरने के बाद उनको उस जगह पे स्थान दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में ये है कि राखल दास बनर्जी थे, उनके द्वारा खुदाई किया गया। देखो ये सब जो व्यक्ति हैं, ये सब महत्वपूर्ण होता है, कई बार पूछा जाता रहता है, ठीक है। आपसे नदी पूछ लिया जाएगा किस नदी के तट पे है, तो कहाँ है, ये सिंधु नदी के तट पे। इसे मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा जाता है, मैं यही बताना चाह रहा था उस वक्त, ठीक है। अन्नागार अभी आपको हम बताएं। स्नानागार अभी आधुनिक जो समय काल चल रहा है, तो बड़े बड़े घर में देखते क्या होंगे कि वहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, मस्त पानी वानी पिए, ठंडा वंडा पिए, खुश रहते हैं तो उस प्रकार की चीज़ होती थी। तो वहाँ पे सामूहिक रूप से क्या किया था, स्नान किया जाता था किसी विशेष अवसर पे, ठीक है। क्या किया जाता था, किसी विशेष अवसर पे। जैसे तालाबों में वर्तमान में क्या होता है, कुछ वैसा, जैसे किसी मूर्ति का विसर्जन होता है, जैसे दुर्गा पूजा किया जाता है, गणेश जी का पूजा होता है, सरस्वती जी का पूजा होता है, जो विद्यार्थी करते हैं, तो ऐसे अवसरों पे क्या किया जाता है, उसमें जाता है, उसका विसर्जन करता है और फिर वहाँ पे स्नान किया जाता था, ठीक है। तो स्नानागार था। पुरोहिता, यहाँ पे पुरोहित होगा, ठीक है, आप ठीक कर लेना। पुरोहित आवास, यानी कि जो कर्मकांड करते थे, जो धर्म के जानकार लोग थे, जिसे पंडित कहते हो, ठीक है, तो उनका भी आवास पाया गया। सभा भवन पाया गया, जहाँ पे क्या होता था कि लोग अपनी समस्याओं को क्या करते थे, बताते थे। वहाँ पे जो
वहाँ के अध्यक्ष होते होंगे, जो राजा होते होंगे, जो मुखिया होते होंगे उस क्षेत्र के, वो बैठते होंगे और वहाँ पे क्या करते होंगे, विचार करते होंगे, विमर्श करते होंगे। तो सभा भवन भी पाया गया आपको मोहनजोदड़ो में, 1922 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि पशुपति का साक्ष्य मिला है और कांस्य की मूर्ति। देखो ये दो चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पशुपति का साक्ष्य हम बोले कि समथिंग समथिंग लॉर्ड शिवा, और ये कांस्य की मूर्ति डांसिंग गर्ल। तो ये आपको पूछा जाता था किस स्थल से, हड़प्पा के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की का क्या मिला। आइडल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूर्ति कहते हैं। तो वो मिला, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो टिक करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि लोथल। तो लोथल गुजरात में है, ये आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तभी हम बता ही दिए आपको। 1953 में, देखो ये 1953 लिखा हुआ, ठीक है। 1953 में SR राव ने खुदाई की, ये भोगवा नदी के तट पे है, ठीक है। और यहाँ पे एक गोदीवारा पाया गया। गोदीवारा क्या है, सिंपली ये डॉकयार्ड है। बंदरगाह जानते हो ना, बंदरगाह, बंदरगाह जहाँ पे क्या होता है जी, जहाँ पे समुद्र में क्या होता है, नाव वाव लगा रहता है, जहाज वहाज लगा हुआ रहता है ना। तो जैसे रेलवे का स्टेशन होता है वैसे ही पानी में भी स्टेशन होता है ना जी। तो वहीं से ना क्या करते हैं, पनिया जहाज सब में बैठते हैं, शिप में, उसके बाद फिर जाते हैं मस्त जहाँ जाना रहता है, ठीक है। तो वो डॉकयार्ड था। वहाँ से युगल सावधान के साक्ष्य मिले। युगल यानी कि 2। अब जब हम युगल शब्द की बात करते हैं तो ये मत समझ लेना कि मेल फीमेल ही होगा। ये मेल फीमेल हो सकते हैं, ये मेल मेल हो सकते हैं, ये फीमेल फीमेल हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी पेयर बन सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, युगल मतलब 2। ओके, चलो यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जो क्या करते हैं, जो पूजा पाठ जब करते हैं तो क्या किया जाता है, हवन कुंड बनाया जाता है, जैसे बनाया जाता है ना। तो उसी प्रकार कहीं कहीं पे आग जलाने के लिए कुछ स्थल बनाया जाता है, जैसे डिग कर देते हैं, खोद दिए मिट्टी का, या फिर कुछ चूल्हा उल्हा टाइप का कुछ करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा जगह बनाते हैं, तब तो वहाँ पे लकड़ी वगैरह ईंधन डालते हैं, वहाँ पे जलाते हैं। तो वहाँ से क्या किया गया है, अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला। ओके, चावल का साक्ष्य मिला है। इसको मृतकों का नगर कहा जाता था, हम बोले थे ना मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ से आपको क्या हुआ है, बीज बोने के यंत्र मिले हैं। तो अब हल नहीं होगा तो कुछ और भी चीज, कुछ और तरीके का होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मम्मी के साक्ष्य मिले। तो ये मम्मी मम्मी पापा वाला नहीं है, मायगे वाला नहीं है, अब्बा वो वाला नहीं है, ठीक है। ये कौन मम्मी है, जो जब कोई व्यक्ति का डेथ हो जाता, मृत्यु हो जाता, तो उनको क्या किया जाता, उनको वस्त्र में और कुछ कुछ केमिकल वाला वगैरह लगा के उनको क्या किया जाता है, ऐसे ऐसे लपेट के उनको रख लिया जाता है। मम्मी सिनेमा नहीं देखा हॉलीवुड का, उसमें क्या होता है, सोना का खोज में जाता है तो मम्मी मिलती है, तो यही सब जिंदा होती, फिर क्या करता है, आदमी सबको एकदम तांडव मचा देते। कीड़ा रहता है, कीड़ा, वो कीड़ा क्या करता है, आदमी के इसमें स्किन में घुस जाता है। तो बड़ा खतरनाक सिनेमा, मस्त भी है, देखना कभी मौका मिलेगा तो। दी मम्मी नाम है, ठीक है, हिंदी में भी मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पे। चलो, और किस जगह की बात हम कर रहे हैं, अभी इसके बारे में नहीं कर रहे हैं, वो कहाँ का कहानी है, इजिप्ट का। कहाँ का, इजिप्ट का। मिस्र का नाम सुना, मिस्र का पिरामिड, देखो ऐसे वाला नहीं सुना, मिस्र का पिरामिड। तो वहीं पे मम्मी वाला ज़्यादा क्या था, फेमस था चीज़, ठीक है। चलो, शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है, यानी कि कोई व्यक्ति बीमार हो गए तो उनको इलाज करने का, काट फाट, सीना ऊना, स्टिच वगैरह लगाना, इन सभी चीज़ों का क्या हुआ है, साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं चानु हुद्रो। तो चानु हुद्रो आपसे पूछा जाए कि किस कौन सी स्थान पे है, तो ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। 1931 में NG मजुमदार के द्वारा खुदाई की गई और ये सिंधु नदी के तट पे है। यहाँ से आपको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। लिपस्टिक, लिप बाम का नाम सुना, लड़का और का भी लगाता रहता मस्त होठ में, ठीक है, चमकता रहता। और महिला के लिए
कौन महिला के लिए कौन सा आता होगा? हाँ, लेक्मी बड़ा महंगा आता है जी, 200-300 रुपया का आता रहता है। इतु चिक्की का रहता है, इतवी का रहता है, 300-400 रुपया में देता रहता है, समझ गए? तो बड़ा महंगा आता है लेक्मी उकमी का, मांग देगा तो फिर टांडवे हो जाएगा। चलो, कुत्ता बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य मिला। मेरे घर में भी एक डॉग है, ठीक है, और 2 कैट है छोटा छोटा, कभी किसी दिन होगा तो दिखाएंगे। चलो, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में, और यहाँ पे काले रंग की चूड़ी वाला शहर था, तो इस वजह से इसको कालीबंगा कहा जाएगा। 1953 में अमलानंद घोष और बीके थापर के द्वारा इसको क्या किया गया? इसकी खुदाई की गई घग्गर नदी के तट पे। यहाँ से 7 हवन कुंड मिले। वो भाग में कहते हैं ना, हवन करेंगे, ठीक है। तो हवन कुंड मिले हैं। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, और शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से देखो, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ से देखो, अन्य स्थानों पे जब हम बात कर रहे थे तो हम सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या बोले कि पकी हुई ईंटें के मकान थे, ठीक है। मगर जब हम इसका बात करते हैं ना कालीबंगा का, तो कालीबंगा में आप देखो कि कालीबंगा एक पहला स्थल है जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कच्ची ईंट, याद रखना क्या होता है, कच्ची ईंट के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो सकता है कि क्या हो सकता है कि या तो जो मकान होंगे वो डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे, या फिर यहाँ पे कच्ची ईंटों का क्या किया जाता होगा, प्रयोग किया जाता होगा। यही होता होगा ना। एक सेकंड रुकना, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना भाई, थोड़ा बीच में क्या करना पड़ता है, पानी वानी पीते रहो ताकि गर्मी से बचे रहो। तो हम लोग बात कर रहे थे कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा देखो एक पहला स्थल है जहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो भूकंप से हमको एक बात याद आया कि 2 से 3 दिन पहले क्या हुआ है। देखो अभी कब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज डेट हम तुमको बताते हैं, आज 31 मार्च 2025 है, ठीक है। तो 2 से 3 दिन पहले की बात है। बहुत ज़्यादा ही 7.7 का इंटेंसिटी का भूकंप आया है, ठीक है। और म्यांमार जो है वो, थाईलैंड, थोड़ा बहुत वियतनाम वाला क्षेत्र है, तो इस सब में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाया, बहुत अति, मतलब उस पर हम एक वीडियो भी बनाए, जाके चेक करना, देखना। और हम वहाँ पे क्या किए हैं कि अर्थक्वेक को भी बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो जाके वो वीडियो देखना। जो वो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो करंट में है। और देखो कालीबंगा में भी भूकंप का बारे में जिक्र है, और तुम्हारे सिलेबस में भी ज्योग्राफी में भूकंप है, साथ में भूकंप आया भी है। तो क्या करना है, ऐसे इस चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। चलो, ऊँट के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। तो जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, तो मरुस्थल होता है, मरुस्थल जिसको डिजर्ट कहते हो, तो डेजर्ट का सीप बोला जाता है, जहाज बोला जाता है, किसको, ऊँट को बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करना, याद रखना, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं धोलावीरा। तो देखो तुमको एक चीज़ हम बताना भूल गए, इसीलिए हम बार बार क्या बोलते हैं कि करंट अफेयर करो। 71वीं बीपीएससी निकालना है, प्रीलिम्स मेंस का तो टेंशन नहीं लो रे, 1 महीना दो नहीं, 1 महीना ऐसे करवा देंगे। इसका आने दो ना, मॉडर्न हिस्ट्री वाला क्लास, मेंस का देंगे गर्दा उड़ा के, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हम भी बैठेंगे साथ में टेंशन नहीं लेना, बैठेंगे। हाँ चलो, तो धोलावीरा और लोथल में, ठीक है, सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया गया हुआ, 2024 का न्यूज़ है, तो ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि करंट अफेयर वाला सेक्शन करना, और इसीलिए कह रहे हैं कि तुम लोग के एग्ज़ाम 71वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए हम स्पेशली क्या किए हैं, प्ले लिस्ट बनवा दी है प्रॉपर, उस पर 71st
बीपीएससी 2025 भी लिख दिए, ताकि बच्चे को क्या हो, खोजने में समस्या नहीं हो। दो सारे सब्जेक्ट के पीछे पागल होना, दीवाना होना ना हमको, मतलब कैपिटल सी, बिहार का राजधानी पटना और दिल्ली का राजधानी क्या कहता है, भारत का राजधानी दिल्ली वाला सिस्टम लगता है। समझ में आ गया? तो वैसे मत करो, उस चीज़ को ज़्यादा टारगेट करो जो मैक्सिमम तुमको बेनिफिट दे। बाद बाकी विषय को भी पढ़ना आवश्यक है और पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना है, ठीक है। मगर जहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहा है तो उसको क्या करना है, उसको पहले कवर करके रखना है। और तुमको मान के चलो कि कोई 50 रुपया दे या कोई 100 रुपया दे या कोई 500 रुपया दे, तो किसको पकड़ेगा? पहले 500 को पकड़ेंगे। कोई उसमें बुद्धि बुद्धि वाला बात नहीं, मोटा रकम है, पकड़ेंगे भाई उसको 500 को, ठीक है। उसमें 100 और 50 क्या गुना आ जाएगा? समझ में आ रहा है मेरा बात? इसलिए हम कह रहे हैं। चलो, तो धोलावीरा का खोज 1967 में हुआ। 1985 में क्या होता है कि RS-20 के द्वारा खुदाई की जाती है और ये कच्छ जिले में, गुजरात में है, ओके। और वहाँ से एक स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, जलाशय का साक्ष्य मिला। पोखर उखर समझते हो ना जी, तालाब उलाब, क्या नाम है, इसको क्या कहते हो, स्विमिंग पूल में नहा के, और भी आगे तो तुम लोग जानता ही होगा। तो वो मिला है। साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला। साइन बोर्ड के बारे में हम दो चीज़ बताएंगे। अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, ये चीज़ याद रखना। इसको पढ़ा नहीं गया है और अभी इसको डिकोड करना बाकी है, यानी कि वो क्या लिखा हुआ उस साइन बोर्ड पे पता नहीं। तो यदि इंटरेस्ट हो तो ट्राई करना कभी उसको डिकोड करने का, यदि मौका मिले तो। अभी नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के घुस जाने की बात हम कर रहे हैं, कभी मौका मिले ट्राई करना। और हम क्यों कर रहे हैं, अब बैल थोड़ी ना कि जाके झूठों को डिकोड करेंगे, बदले में वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस बार इनामी राशि तागड़ा है भाई। ड्रीम 11 वो क्या होता, माई सर्कल से भी बड़ा इनामी राशि है, हैवी इनामी राशि है। यदि कोई क्रैक कर दिया ना, लाइव बन जाएगा। पता है कितना है? अरे बता रहे, टेंशन नहीं लो। तमिलनाडु है, तमिलनाडु जानता है, अपना राज्य है, ठीक है। अपना राज्य मतलब अपना ही देश का एक राज्य है, तो अपना ही है ना, अपना ही है, ठीक है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, सही नाम बोल रहे, स्टालिन जी हम सुने हुए हैं, ठीक है। तो MK में कुछ गड़बड़ होगा तो माफ़ करना उस चीज़ के लिए। तो इनका नाम है स्टालिन, ठीक है। तो इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये साइन बोर्ड वाला जो साक्ष्य है, जो उसको डिकोड कर देगा, तो उसको डॉलर में मिलेगा। कितना? $1 मिलियन दिया जाएगा। कितना जी? $1 मिलियन। कितना होगा? 1 मिलियन डॉलर इन रुपीज। अब हम लोग कहाँ से भाई जाने कि कितना होता है 1 मिलियन? 10 लाख, 10 लाख? अरे फिर भी यार 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। $1 मिलियन, ठीक ही है। यदि हमको कहीं कुछ गड़बड़ उड़बड़ हो रहा होगा तो तुम लोग देख लेना, मगर $1 मिलियन का वो कहा गया है, ठीक है। अरे भाई तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है रे, तो हम गलत डाटा देख लिए। ये कितना है पता है? $1 मिलियन इज इक्वल टू 85 लाख इन रुपीज़। अब पता नहीं भाई क्या गणितबाजी है, तुम लोग देख लेना अपना। मगर हम इतना बता दिए हैं कि $1 मिलियन उस पर रखा गया, इनाम रखा गया, ठीक है। तो कोई करेगा तो कर लेना। चलो, आई मजाक वजाक नहीं कर रहे हम, सीरियसली करंट अफेयर में था इसलिए हम बता रहे हैं। अनाउंसमेंट किया, तुमको ट्रस्ट नहीं होगा तो गूगल करके चेक कर लेना, ठीक है। और धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा बता दिए गुजरात में है। लूनी रिवर जो है, लूनी रिवर, तो उसी के आसपास में, ठीक है। चलो ये देखो, अब मैप एक बार देख लो। देखो सारा चीज़ तो हम बता ही दिए, एक बार मैप देख लो ताकि क्या हो और आसान हो। देखो हम लोग शुरू में क्या क्या देख लिए हैं। हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ लिए हैं, हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिए हैं, चानुहुद्रो के बारे में पढ़े हैं, 3 गो हुआ। धोलावीरा के बारे में भी अभी पढ़ ही लिए हैं। लोथल बाकी है कि लोथल के बारे में पढ़ा दिए? लोथल के बारे में शायद हम पढ़ा दिए हैं, हाँ। लोथल भी कर लिए तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5, और एगो और बचा हुआ कालीबंगा, काला चूड़ी वाला शहर राजस्थान में। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 गो स्थल तो हम बता ही दिए।
ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब क्या बच जाता, अब सुतकेंगा डोर बच जाता है तुमको, उसके बाद राखी गढ़ी, और क्या है, मांडा है, नासुराव है, और कुछ कुछ थोड़ा ही है, गनेरी वाल, बनीवाल, तो थोड़ा मोड़ा और बच गया, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, चलो। जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल में हम लिखे हैं बनावली, तो अभी बनावली के बारे में बोल रहे थे। तो बनावली से क्या मिला है, बनावली कहाँ है, हरियाणा में है, और यहाँ से लकड़ी का हल्का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये सरस्वती नदी के तट पे था, तो सरस्वती नदी तो अब वर्तमान में है नहीं, क्योंकि क्या हुआ वो, आ, क्या हुआ, मिट्टी के अंदर क्या हो गया, वो विलुप्त हो गया हुआ, तो वो अब नज़र उजर नहीं आता। लूनी रिवर से पहले ही क्या होता, वो गायब हो गया है। ठीक है, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि अभी भी वो नीचे बहती है, अब देखो कब निकलता है। नेक्स्ट आते हैं रोपर, तो रोपर कहाँ, पंजाब में। यहाँ पे मालिक और कुत्ते का साक्ष्य मिला, तब हो सकता है कि मालिक को दफनाया जाता, तो मालिक को बड़ा प्रेम होगा कुत्ता से, अब हमरे जैसा आदमी होगा तो डॉग प्रेमी तो होगा ही, तो हो सकता है हम ही हो। चलो, क्या हुआ है, सतलुज नदी जो है, तो उसके आसपास में ये रोपर वाला स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सुरकोटदा, तो ये कहाँ है, गुजरात में। यहाँ से घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला है, किस चीज़ का, घोड़े का हड्डी का, मतलब तो ये अनुमान लगाए कि लोग क्या करता होगा, घोड़ा वोड़ा चढ़ता होगा, घोड़ा का हड्डी का साक्ष्य मिला, तो आशा तो किया जा सकता है ना कि घोड़ा वोड़ा होगा क्या। नेक्स्ट आते हैं रंगपुर, तो रंगपुर यहाँ से क्या हुआ, धान की भूसी के साक्ष्य मिला। धान का भूसी समझता है, ग्रामीण क्षेत्र में दिराता होगा ना, तो चावल जो हम लोग खाते हैं तो डायरेक्ट पेड़ में चावल नहीं फरता है। ठीक है, हाँ, तो भरम में नहीं रहना कि आम जैसे है तो तोड़ लिए आप छील छाल के खा गए, तो ऐसा नहीं होता। धान उपजता है, ठीक, तो धान उपजता है तो उसको जो बाली होता है तो उसको क्या कहता है, इसे इसे करके, अब तो मशीन थ्रेसर आ गया तो उससे कर लिया जाता, नहीं तो पहले क्या होता, दौनी किया जाता था उससे। ठीक ना, तो फिर वो आ जाता था, तो फिर क्या किया जाता था, उसको गर्म किया जाता था, गर्म करवाने के बाद उसको कुटाने के लिए यानी कि मशीन पे भेजा जाता था, समझ में आया। तो मशीन से फिर क्या होता था कि तब जाके वो चावल आता था। या फिर गांव में क्या होता था, उखली होता था, पता नहीं अब गांव का कोई बच्चा होगा देखा होगा कि नहीं देखा, आधुनिक बाहर अब तो पता नहीं कोई देखता। इसे देखो, इसको समाट कहते थे, लकड़ी रहता था, इसमें धान डाल दिया जाता था, अब दे ऐसे ऐसे कूट कूट के क्या करता था, उसका चैया चैया उड़ा देता था। हम लोग भी कहते हैं मार समाट क्या करते थे, गर्दा उड़ा देते थे। तो क्या हुआ, वहाँ पे भूसी पाया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कुनाल, तो कुनाल कहाँ है, कुनाल है हरियाणा में, तो हरियाणा से चांदी का मुकुट का साक्ष्य मिला है। अब रहता मेरे पास में तो क्या करता, मैं ऐसे करके लगा लिए रहते एकदम ऐसे करके, और राजा महाराजा के तो ऐसे करके बैठे रहते हैं, ऐसे करके रहते ना बैठे। चलो नेक्स्ट आते हैं आमरी, आमरी कहाँ है, आमरी पाकिस्तान में है। कौन है भाई साहब, बताओ, आमरी कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो यहाँ से क्या मिला, बारहसिंगा के साथ, देखो इसी के बारे में बोले, वो जो सिनेमा के बारे में बोल रहे थे ना, मोहनजोदड़ो सिनेमा के बारे में, तो यूनिकॉर्न मिला। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, बारहसिंगा, तो बारहसिंगा, अरे क्या कहते हैं, अरे हिरन, हिरन जानता है, तो कोनो कोनो हिरन को सींग देखता है निकला हुआ रहता है, तो वो बरसिंगा आता है जिसके सींग में सींग, सींग में सींग इससे 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 निकला हुआ रहता है, समझ गया। तो वही बरसिंगा का क्या हुआ है कि वहाँ पे साक्ष्य मिला आमरी में। ठीक है, अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि, तो भाषा कैसा था, तो भाषा भी बोलवे की है कि भाषा को डिकोड करोगे तो $1 मिलियन मिलेगा। तो वो कैसा था, चित्रात्मक था, पशु का चित्र बना हुआ, मछली का बना हुआ, पक्षी का बना हुआ, अब उसका क्या मीनिंग है, क्या मायने है। अब हमरे जैसा आदमी के तो भेजा में तो नहीं आ सकता, तुम में से किसी को आएगा तो डिकोड कर दो, और जाके सीधा क्या करो, क्लेम ठोक दो, बोलो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी को कि हम कर दिए डिकोड। अब $1 मिलियन क्या करना है, अपनी जेब में रख लेना, और टैक्स वैक्स फ्री मिलेगा, टेंशन नहीं है, दबा देना पूरा पैसा को। एक सेकंड रुको तो, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख,
10 लाख, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख गुने 85, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बोले ना रे, बहुते पैसा, 8.5 करोड़ रुपया के आसपास है। 8.5 करोड़ मिल जाए, समझ रहा, कहीं भी बिजनेस उजनेस खोल दिया तो लाइफ सेट हो जाएगा। मजा आ जाएगा। चलो, हड़प्पा सभ्यता की मुहर का बात करेगा तो वो किस चीज का था? वो सेल खरी का था। एक पत्थर आता था, ठीक है, सेल खरी क्या होता था? एक पत्थर होता था, तो उसी का ये बनाया जाता था, ठीक है। मुहर, मुहर समझता है? ठप्पा जानता है? ठप्पा ऐसे करके जो क्या क्या आता है, कहीं ऑफिस ऑफिस में जाता होगा, जैसे बैंक में कभी पैसा जमा करने के लिए गया होगा या पैसा निकासी करने के लिए गया होगा, तो वो फॉर्म भरता होगा। अब तो पेटीएम चलता है, पहले होता था, अभी भी होता है, जाओगे तो उस पर क्या करेगा, जो भी वहाँ पे जो अकाउंटेंट होगा या फिर जो कैशियर होगा, ऐसे ऐसे साइन करेगा, वो कुछ भिंगा के स्टाम्प पे मारेगा, ठप्पा के दबर, समझ गया? तो वही ठप्पा होता था, समझ गए। हड़प्पा सभ्यता का पतन, तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ उसका क्या कारण था? तो देखो, अलग अलग जो इतिहासकार हैं, उनका अपना अपना मानना, उनका अपना अपना क्या मानना है। किसी का ये कहना है कि ये वहाँ का वातावरण बदला, परिस्थिति में बदलाव आया, परिवर्तन आया, तो उस वजह से क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। तो उसमें एक दो और भी एंगल है। अरे ये भाई, हमको बैठने में थोड़ा समस्या होता है, कुर्सी थोड़ा डैमेज, ठीक है ना यार। ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ सब्सक्राइबर, ठीक, करवाओ हमरा भी थोड़ा लिफ्ट उप, तो अच्छा सा मस्त लेंगे। वो क्या होगा, एगो डिस्प्ले लेंगे बड़का, जिसमें खड़ा होकर पढ़ाने वाला आता है। तुम लोग को दम भर दिन भर पढ़ाते रहेंगे बैठ के, तो करो ज़्यादा सहयोग, ठीक। तो क्या हुआ कि क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो ये तो एक है जो सर्व क्या है, ये जो थ्योरी है ये सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि पुरंदर जो है ना, तो पुरंदर के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये देखो, ये जो इंद्र है ना, ये इंद्र, इसी इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता में बस जस्ट पढ़ेंगे। तो कुछ लोग का कहना था कि पुरंदर जो था ना, जो इंद्र था, तो वो क्या हुआ, मोहनजोदड़ो सिनेमा इसी के लिए हम कह रहे तुमको देखने के लिए, उसमें सारा चीज़ दिखाया गया है, सब चीज़, ठीक ना। तो क्या होता है, ये पुरंदर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। क्यों क्रोधित हो जाता है? वो जो नदी था ना, रावी नदी, सिंधु नदी, और भी बहुत सारा नदी है, तो उसमें जनरली दिखाया तुमको इसके रावी के बारे में, रावी कहते हैं, सिंधु के बारे में दिखाया है, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो सिंधु के अथी में था ना, तट पे था। तो क्या होता है कि सिंधु नदी पे बांध बनाया जाता, ठीक है, नदी को पानी रोकने के लिए बांध बनाया जाता। तो पुरंदर क्या होता है, इंद्र भगवान ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इंद्र क्या होता है कि गुस्सा हो जाते थे, इस बांध को तोड़ देते, तब बांध टूटेगा, स्वाभाविक है, पानी आएगा। तो पानी आया, पूरा शहर में पानी पानी हो गया, तो क्या हो गया, पूरा शहर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नस्तो नाबूद हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, एक सभ्यता का अंत हो गया। समझ में आया? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का था। देखो, इसका कुछ क्वेश्चन जो पूछा गया है तो वो भी हम रखे हुए हैं, अभी दिखाएंगे तो फिर डमाडोल स्थिति हो जाएगा। पहले हमको टाइम देखने दो कितना हो गया है। तो अभी 53 मिनट हुआ है, तो थोड़ा और खींच लेते हैं, ठीक है। देखो, वादा किए हैं 100 नंबर का, तो थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ज़्यादा लोच नहीं है, ज़्यादा डोल ड्रम नहीं है, ठीक है, एक इसमें चाप उप उतना नहीं है। देखो, थोड़ा सा समझो, वैदिक सभ्यता का समय काल तुम देखो, उसका समय काल हम तुमको नहीं बताए थे, तो वैसे बताए होंगे, नहीं बताए तो फिर एक बार देख ही लो। कहेगा कि क्या आदमी है, क्या कौन है भाई, हटाओ इसको। हाँ, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमलाइन हम नहीं लिखे हैं क्या? टाइमलाइन तो कहीं ना कहीं तो लिखे ही होंगे। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, 2500 से 1500, दो टाइमलाइन है। एगो है एनसीईआरटी का बात करेगा 2350 से 1700 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व। एगो ई टाइमलाइन है कितना, 2500 से 1500। तो ऑप्शन में देखना, जो होगा मार देना, ठीक है, उतना परेशान नहीं होना है, इसके लिए उतना परेशान नहीं होना, ओके। चलो, तो अब बात करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में, कि छोड़ दे वैदिक सभ्यता, रहने देते हैं, वैदिक सभ्यता कल करवा देंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो वो दिक्कतें हैं। क्या किया जाए, करवा दे कि छोड़ दे? 1 घंटा तो हो गया है।
पता नहीं तुम लोग 1 घंटा का वीडियो यदि ये देख लिया तब से 1.5 से 2 घंटा का वीडियो हम भेजेंगे, ठीक है। चलो, अरे हम भी असमंजस में क्या करिए देते हैं, हटाओ जो होगा सो होगा। तो वैदिक सभ्यता क्या होगा कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड देखेगा तो कितना हो जाएगा, 1500 से 600 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। संस्थापक कौन है, आर्यन। ये सेंट्रल एशिया से है। ये किसका विचार है, मैक्स मुलर का। कुछ और भी लोग हैं उनका विचार है। देखो सेंट्रल एशिया यदि तुमसे पूछ लिया जाए तो अभी जो हम गूगल करते हैं और सेंट्रल एशिया के बारे में पूछते हैं तो गूगल हमको क्या जवाब देता है पता है, वो हमको बताता है कौन वाला क्षेत्र, एग्जैक्ट जो क्षेत्र बता रहा हम उसके बारे में बता देते हैं। वो बताता है कि ये देखो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद और कौन है, तजाकिस्तान बता दिए ना जी। ये तो तान तान इतना यानी कि कंफ्यूज करवाता है। तो रुको एक बार फिर से करते हैं, एक एक करके कर रहे हैं। पहले 1 नंबर पे देखो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान हो गया। उसके बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो गया। उसके बाद तजाकिस्तान, और तजाकिस्तान के बाद हो जाएगा कौन, किर्गिस्तान। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और उसके बाद कौन है ये, अफगानिस्तान। तो ये वाला क्षेत्र दिखाता है। और वास्तव में वो क्या बोलता पता है, वो बोलता है कि जो इजिप्ट वाला क्षेत्र, सॉरी इजिप्ट कहते हैं, क्या नाम है, तुर्की वाला क्षेत्र है ना, तुर्की देश जो है, तुर्की एर्दोगन जहाँ का वो है राष्ट्रपति, मुख्य प्रधानमंत्री जो भी है, ठीक है। तो तुर्की में एंटोलिया वाला जो द्वीप है जहाँ पे क्या हुआ था, कुछ साल पहले भूकंप आया हुआ था, वहाँ पे बहुत तांडव हुआ था। तो उस एरिया के बारे में बोलता है कि उसी एरिया में ये सारा एरिया आ जाता था, सेंट्रल एशिया। नहीं मैं बात समझा, जैसे कि कोई बोल दिया कि इंडिया, अब इंडिया में क्या होगा, इंडिया में दिल्ली भी आ जाएगा, इंडिया में तुमको असम भी आ जाएगा, केरल भी आ जाएगा, यूपी भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, समझ गया। तो ऐसे ही समझ लो एंटोलिया कौन वाला क्षेत्र हो गया, ये तुर्की वाला एरिया, ठीक है। और उसके अंदर ये सारा आ गया। और इस सबको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं वर्तमान में, मध्य एशिया, समझ गए। कुछ लोग ये भी शब्द यूज करता है सेंट्रल एशिया माइनर। तो उतना कन्फ्यूजन नहीं होना, बस हमको लगा कि बता दे तुम्हारे कहीं यदि मदद हो जाती, कभी पूछ दिया जाए, क्योंकि बीपीएससी में बुझवे करता है दिमाग का इन लोग का कुछ ठिकाना नहीं था, कब कहाँ क्या पूछ दे। चलो, बोग जकोई शिलालेख, ये कहाँ का है, टर्की का भी, जिसका बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये शिलालेख पाया गया, कौन, बोग जकोई शिलालेख, ठीक। तो वहाँ से क्या हुआ है कि इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता और नातस्य देवता, इन चारों देवता का क्या हुआ है, इन चारों देवता का क्या हुआ, वहाँ से साक्ष्य मिला है, ठीक है। और कमाल की बात है, ये चारों देवता का जिक्र जो भारत में जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में भी है। तो अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठता है। एक तो जो इस क्षेत्र के, जो तुर्की के क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, या तो वो वर्तमान के हिसाब से हिंदू धर्म के थे, सनातन धर्म के थे, या फिर क्या होगा कि जैसे अभी अबू धाबी में मंदिर बनाया गया है और भी अन्य अन्य देशों में मंदिर बना हुआ है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इस क्षेत्र का लोग रहने वाला होगा तो उसकी आस्था के लिए बनाया गया होगा। यही 2 ऑप्शन हो सकता है। अब पाकिस्तान में मंदिर होगा, ठीक है भी, ऐसा नहीं कि है ये नहीं, साफ है वहाँ पे भी। भारत में जैसे अब मस्जिद है, तो इस्लाम का या फिर मुस्लिम का बात करेगा तो मेन आदमी कहाँ से जानता है, सऊदी अरबिया से, मक्का मदीना वाला एरिया से जानता है, ठीक है। तो मगर क्या है कि भारत में भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे भी मस्जिद है, यहाँ पे भी चर्च है, तो यहाँ पे भी क्या है, क्रिश्चियन को मानने वाले लोग हैं। तो वैसे ही वहाँ पे हो, जब ये सब भगवान का जिक्र आया है तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो वहाँ पे पूरा वो देश मानता होगा इस पूरे धर्म को, सनातन को, या फिर क्या होगा कुछ लोग वहाँ पे रहते होंगे जो इस धर्म को मानने वाले होंगे। यही 2 चीज़ हो सकता है ना, ठीक है। चलो, हाँ
एक चीज जो हम नहीं बताएं तुम लोगों को, चलो बता देंगे। तो जो आर्यंस का जो आगमन होता है, तो आर्यंस जो थे वो किस क्षेत्र से आए थे? इसी एनाटोलिया वाले क्षेत्र से, ठीक है, सेंट्रल एशिया माइनर से। ठीक, देखो यहाँ पे कुछ कुछ नदी है अभी जो, जिसके बारे में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ रहे थे। सिंधु के बारे में, रावी के बारे में, चेनाब के बारे में, झेलम के बारे में। देखो किसी को यदि बोरिंग लगे या इरिटेटिंग लगे तब क्या करोगे? वीडियो नहीं देखोगे, उसके अलावा कौन ऑप्शन है? और नहीं करना है तो देखना तो पड़ेगा बाबू, समझ में आया? चलो बड़ा फोटो में देखते हैं। अरे सब का व्यवस्था रख ले हम, है ना? अब देखो, अब यहाँ पे साफ साफ है। तो देखो ये भारत का मैप थोड़ा रफ रफ हम बनाए हैं, अब जैसे बन पाया बनाए। तो देखो ये जो ललका वाला जो लकीर है, ये ललका वाला है ना, ये ललका वाला, तो ये क्या है? इस सिंधु नदी वाला है, ठीक है ना? उसके उसमें क्या निकला होगा? उसमें से ब्रांच एगो निकला होगा झेलम का, ये वाला देखो, ये वाला ये झेलम का है, फिर चेनाब का है, रावी का है, सतलज का है, ठीक है। तो ये सब हम काहे बता रहे हैं? तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, तो इसी क्षेत्र में आर्यन आया तो बसा, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया? सप्त सैंधव क्षेत्र। पूछा जाएगा कि सप्त सैंधव क्षेत्र, तो बोल देना यही वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इस क्षेत्र में क्या होता है? आर्यन लोगों का निवास होता है ना। देखो कुछ कुछ नदी है जिसको उस वक्त किस नाम से बुलाया जाता था। एक चीज और हम साथ में इंक्लूड कर दे, जो झेलम नदी जो देख रहा है, तो बोखार चू ग्लेशियर, ये तिब्बत में है, वर्तमान का क्या, वर्तमान का चाइना है, तो उधर ही है, वहीं से ये झेलम नदी निकलती है, ले होते हुए जाती है, ठीक है। चलो देखो कुछ कुछ नदी है तो उसका पुराना नाम कई बार पूछ लेता, तो याद रखना। सतलुज को पूछे तो सतुद्री बोलना। ब्यास यानी कि बिपाशा, एक एक्ट्रेस भी थी ना बिपाशा बसु, का नाम सुना होगा। राज सिनेमा देखना, बड़ा मतलब हॉरर टाइप का सिनेमा, भूत उत नहीं दिखाता मगर है हॉरर सिनेमा, मस्त है। उस टाइम बहुत छोटे थे तब ये देखे हुए थे, कितना 7वां 8वां में पढ़ते होंगे उस टाइम में, तब ये देखे होंगे, या उससे भी कम में होंगे तभी देखे होंगे। याद आ गया तो बता दिए। चलो उसके बाद क्या आता है? रावी। रावी का क्या नाम है? पुरुषनी। उसके बाद चिनाब, चिनाब का अस्कनी, ठीक है। झेलम, झेलम का वितस्ता, इसके बारे में सुना होगा ना, क्या नाम है इसका? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, ये वाला गाना सुना होगा ना, तो वही वाला एरिया के बारे में जिक्र है, ठीक है। सरस्वती, सरस्वती के बारे में बोले कि नदी क्या हो गया? विलुप्त हो गया, तो इसको पवित्र नदी कहा जाता था, नदियों का माता कहता है। ये सब नाम याद रखना। देखो ये सब जो अथी है PDF जो है, तो सेम जो इसे हम पढ़ा रहे हैं वही हम तुमको क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। और जिसको चाहिए तो भाई टेलीग्राम तो ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ना हमको भी पता चलेगा कि भाई हम पढ़ा जो रहे थे हमको कौन देख रहा है, देख रहा तो कौन फॉलो कर रहा, तब ना हमको भी पता चलेगा, ठीक है। कुछ अन्य विचार हैं, क्या विचार हैं? कि बाल गंगाधर तिलक हैं, वो कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो आर्टिक वाले क्षेत्र से आए। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो दबा के मैप उप के बारे में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, देंगे गर्दा हो रहा, ठीक है। दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा कहा गया कि ये लोग तिब्बत से आए थे। तिब्बत जानता ना, चाइना वाला क्या किया, तिब्बत को अपने कब्जा में ले लिया। दलाई लामा के बारे में नाम सुना होगा। और अभी बड़ा क्या हो रहा है, एकदम बवंडर चल रहा है उधर, पूरा बवाल है, खलबली है खलबली। किस लिए पता है? वाई बौद्ध काउंसिल इन गया आर प्रोटेस्टिंग। बोध गया में मठ में कुछ है, वहाँ पे मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम, तो वही को लेके क्या हो रहा है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत अभी प्रदर्शन उर्दर्शन चल रहा है, तो पढ़ाएंगे बौद्ध के बारे में, तो वहाँ पे हम बताएंगे। मतलब थोड़ा क्या हो गया कि थोड़ा आदमी सब कुछ गलत व्यक्ति सब अनवांटेड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाता था ना, तो समझ रहा ना, माहौल ख़राब कर देता था। शांतिपूर्वक माहौल होता उसको भी तुम लुटिया डुबाता है, मटिया मेट कर देता था, समझा? तो ऐसा ऐसा हुलुक डिब्बा सब जो सब क्या करना, घनचक्कर सबसे बच कर आना जिंदगी में। चलो वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में भाग करते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल है जो कि 1500 से 1000 ईस्वी
ईसा पूर्व का बात है और दूसरा है उत्तर वैदिक। ठीक है, तो देखो ऋग्वेदिक का यदि जानकारी, ऋग्वेदिक काल का जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद स्वयं है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का कहेगा तो यानी कि ऋग्वेद के बाद का जो काल समय आया तो इसका है ऋग्वेद है, अजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उपनिषद है, अरण्यक है। अरण्यक शब्द है क्या कि जंगल उंगल में क्या हो, जंगल उंगल में ऋषि मुनि के द्वारा पुस्तकों की ज्ञानों की संग्रह रचना की गई तो वही अरण्यक में आता है। ठीक है, ग्रंथ है, ब्राह्मण है आदि सब कब का समय काल होगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व। बोर उर नहीं न हो रहा जी, देखो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, बाप बाप करके करेंगे तो क्या मिलेगा, कंठ हमारा सूख जाएगा, पता चला 5-10 मिनट में मुंह कान बंद करके वीडियो बंद करके चल गए। आराम से पढ़ाएंगे तो भेजा में समझ में आएगा, नहीं तो एगो जो होता है ना कि हम एक वीडियो के लिए ना 5000 लाइक ले मारो ठोको लाइक करो, पता चला कि सिस्टम सब फोड़ के क्या कर दे, धुआं धुआं कर दे, तो वो काम नहीं करना, समझे। पर वो आराम से पढ़ाई लिखाई शांति से होता है, एकदम जैसे लगता है जंग उंग पे जा रहे हैं। अभी आया हुआ ना छावा मूवी, पूरा एकदम छाया हुआ है। चलो, तो ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ऋग्वेदिक काल का समय कब था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, स्रोत की बात करोगे तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल। देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यदि फैक्ट तुमको लगेगा कि मेरे से छूट गया तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम क्या किए, हम भी पूरा एकदम तैयारी करके आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं यहाँ पे आके आप बोलते हैं। कई बार देखो मेरे से क्या होता था ना, अब यहाँ पे मुखिया है, हम बोल दिए कि राजा क्या था, कबीले पे आधारित था, उसका राजा कौन था, यहाँ पे लिखा है मुखिया, हम बोल दिए राजा। तब ये चीज़ सोच के तू कहेगा कि पगला उगला गया, पगलाए नहीं यार, कई बार क्या होता है क्या, हम भी तो इंसाने हैं, कसम से कहते हैं। कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने में बहुत तकलीफ होता है भाई, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टैग, लोकेशन, वो अल्टर है कि नहीं है, वो किड्स के लिए बना के नहीं बना है, प्लेलिस्ट में डालो, अरे बहुत लफड़ा होता है। इतना तो हम टेक्निकल उतना जानकार नहीं, एगो वीडियो अपलोड करते करते हमारा भेजा 2-3 घंटा तो हमको खा जाता रहता है एगो अपलोड करने में। ऊपर से हिंदी उंदी में फ़ॉन्ट उन्ट लिखने नहीं आता हमको, तो वो अलग बवाल होता है, इसीलिए हम अंग्रेजी में क्या करते हैं, जैसे तैसे अपना करते रहते हैं। चलो, तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं ऋग्वेदिक काल का, तो ये कबीले आधारित थी। मुखिया जो होते थे, जो हेड होते थे, उनको क्या कहा जाता था, जनस्य गोपा। ये जन है, यही जन क्या होगा, महाजन पद में आएगा। जैसे वो राज्य है अपने यहाँ, है ना, सारे राज्य को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, भारत वर्ष बन जाएगा। तो भारत वर्ष का एक मुखिया कौन होगा, वर्तमान में प्रधानमंत्री है। ठीक है, समझ में आया। तो वैसे ही जनस्य गोपा कहा जाता था। वो क्या होता था, निर्वाचित होता था, लोगों के द्वारा उसको चुना जाता था। वो सभा और समिति में भाग लेता था। समिति कुछ लोगों का संगठन, कुछ लोगों को चुना जाता है कि भाई प्याज का दाम घटाना है कि बढ़ाना है, तो कोई उधर काँव काँव चाव माव मचाया, मछली बाजार बना दिया, तो किसी का डिसीजन बाद में राजा सोचता है कि चलो यार गरीब आदमी है, थोड़ा सा बढ़ा के छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो समिति सभा बुलाया, पूरा गांव का गांव, पूरा जन का लोग 50 को गांव बुलाए, बुलाओ रे आज प्याज का दाम बढ़ा देंगे तो सभा हो गया। ठीक है, जनस्य गोपा का क्या काम था, जनस्य गोपा का काम था लोगों का रक्षा करना। बदले में लोग क्या करते थे, उसको बलि नामक कर देते थे जो स्वैच्छिक थे। बलि का मतलब अभी मत समझना कि हम यहाँ झुकवा दिया, पता था फरसा उरसा लाया, परशुराम बला उड़ा दिया गला उला, तो वो वाला काम नहीं। बलि का तात्पर्य था कर, कर के रूप में तुम कोई, तुम्हारे पास अब काला मुर्गा होगा, तुम वो दे दो, बड़ा महंगा आता है वो मुर्गा, कौन दिन तो मुर्गा कहता है उसको, कड़कनाथ, बहुत बड़ा महंगा आता है, 2-3 हज़ार रुपये सुनते हैं किलो मिलता है। हम लोग के यहाँ तो मिलवो नहीं करता, महंगे इतना, ऊपर से तो हम मीट उठ खाते नहीं हैं। चलो, तो बलि क्या होता था, नामक एक कर दिया था, तुम्हारे पास गेहूं है, चावल है, धन है, संपदा है, जो भी है, तो वो क्या किया जाता था, दिया जाता था। ठीक है, प्रशासन की बात करोगे तो प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी क्या होता है, वो परिवार था। अब परिवार में मम्मी होगी दबंग तो मम्मी बनेगी मुखिया, पापा होंगे दबंग तो पापा बनेंगे, कहीं मम्मी पापा दोनों दबंग होंगे तो क्या होगा,
पूरा घर का बर्तन मार फरम फोर मचा दिया जाएगा, समझे। ग्राम की बात करोगे तो ग्राम का मुखिया जो होता था उसको ग्रामनी कहते थे, ठीक है। और विश्व मतलब ये सब डिवीज़न था। कैसे अभी भारत है, भारत में बहुत सारा क्या है, राज्य है, राज्य में बहुत सारा क्या है, जिला है, जिला में डिवीज़न है, ऐसे करके है ना। तो वैसा ही करके था। तो विश्व का मुखिया कौन होता था, विश्वपति। और उसके बाद होता था जन का मुखिया जनस्व। तो ये अल्टीमेट होता था, यानी कि हायरार्की में क्या होता था, सबसे टॉप पे। ऐसे मान के चलो पिरामिड बनाते थे, यहाँ पे कौन, जनस्व गोपा बैठता था, ठीक है। सबसे नीचे ये बैठता था परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व। समझ में आया। ऐसे था, ऐसे चलता था, ऐसे पद ऐसे चलता था, सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। और आदेश कैसे चलता था, आदेश ऐसे चलता था। यहाँ से आदेश आता था कि आदेश का क्या हो, पालन हो। तो यहाँ से बोला कि पानी पीटो, कि बस क्या किया, पानी पीटना चालू। समझ में आया। चलो नेक्स्ट आते हैं, कुछ नदी का जिक्र किया गया है इसमें ऋग्वेद काल में। तो कितने नदी का, 25 का। और गायत्री मंत्र का भी ऋग्वेद में जिक्र किया गया। यही सब जो फैक्ट है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पगला उगला देता रहता, आदमी नहीं पढ़ता है, पूछ देता तो वहाँ पे भी बवाल होता है। इसलिए जो छोटा से छोटा फैक्ट था, हम हर एक चीज़ को कवर किए, ठीक। कुछ अन्य महत्वपूर्ण देवता, देखो धार्मिक व्यवस्था बताने से पहले हम क्या किए, कुछ कुछ देवता थे उनको इंक्लूड कर लिए, क्योंकि हमको लगा कहीं छूट उठ जाएगा तो पता चला क्या हुआ कि कोई वीडियो मेरा देखेगा तो फिर देगा, क्या करेगा, सुना देगा। उससे अच्छा, सुनने से अच्छा क्या करो कि कोई काम ही नहीं करो ऐसा। तो सोम जो था वो सूरा के देवता थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इनका जिक्र किया गया है। नातस्य या अश्विन ये चिकित्सा के देवता थे, डॉक्टर वाले जी, ठीक है ना, डॉक्टर वाला भगवान। उसके बाद क्या है, रुद्र। तो रुद्र का नाम सुनते ही क्या होता है, महादेव का वो खतरनाक वाला क्या होता है कि पूज का याद आता है, एकदम तांडव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा एकदम क्रोध है, पूरा एकदम तबाही मचा देंगे, ठीक। तो वही रुद्र वाला है। तो क्या था, रुद्र कौन देवता थे, आंधी और तूफान के देवता, ठीक है। मित्र, मित्र थे कौन, शपथ के देवता, ठीक। आर्यमन ये भी देवता है जी, किसके, विवाह के देवता। ये सबसे मस्त देवता है, इसको उतना ज़्यादा गणितबाजी से मतलब नहीं होगा। चलो नेक्स्ट है देवी। कुछ अब देवियाँ भी थी। अब देवियाँ का कॉन्सेप्ट तुमको हम बताते हैं कि अरे जो अथी होता है ना, क्या नाम है, जो धर्म के जानकार व्यक्ति होते हैं, तो इन लोगों का कहना भी था कि जो देवता होते हैं, देवता देवता मेल के रूप में लेना, पुरुष के रूप में, ठीक है। समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई सेंटी नहीं होगा। तो देवता जो ये पुरुष वाले जो होते थे, तभी अकेले पड़ जाते थे, तब इनको कोई ना कोई तो सहयोगी चाहिए जो इनके बीच क्या हो, साथ में चले। तो देवियों का कॉन्सेप्ट लाया गया। किसका कॉन्सेप्ट लाया गया, देवियों का, ठीक है। तब ना क्या होगा कि दो व्यक्ति कोई कार्य को करेंगे तो वो कार्य क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। एक व्यक्ति यदि मान चलो कि सो रहा, दूसरा व्यक्ति जग के क्या कर रहा, पहरादारी कर रहा है, ठीक, तो वो काम और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो देवी का भी कॉन्सेप्ट था। तो देवी में अरण्य थी, अदिति थी, उषा थी और कपाला थी, ठीक। होगा तो हम क्या नाम है इसका, धार्मिक आंदोलन हम अवश्य पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग को परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम अवश्य रूप से पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे बताएंगे, एक एक देवता के बारे में बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। धार्मिक आस्था की बात करोगे तो प्रकृति की पूजा करते थे। देवता में इंद्र, देखो इंद्र कौन थे, वर्षा और युद्ध के, और इसी का नाम क्या है, पुरंदर। पुरंदर के बारे में बोले थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या किए थे, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कर दिए थे, पूरा एकदम तहस नहस कर दिए थे। पुरंदर क्या एकदम क्रोधित हो गए। इनका जिक्र 250 बार किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। अग्नि, अग्नि को क्या कहा जाता था, ये घर का देवता है, और इनका जिक्र 200 बार किया गया, ठीक। वरुण को नैतिकता का देवता माना जाता था। तो ये भगवान वाला जो भी व्यवस्था था सारा बता दिए। अब आते हैं आर्थिक पे। तो आर्थिक व्यवस्था कैसा होगा, अब ऐसा थोड़ी ना कभी के टाइम में जो चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता वैसा कुछ व्यवस्था था तो वैसा ही समय काल।
तो पशुपालन होता था, पशुओं में गाय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। देखो गाय के बारे में हम और भी कई वीडियो हम बनाए तो उसमें बताए हैं, गाय को सिर्फ धर्म के चश्मा से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। गाय को तुम वास्तविकता देखो कि गाय आखिर वास्तव में गाय का हमारे जीवन में क्यों महत्व है, गाय लोग पालता है क्यों है। गाय को पालने का मेन कारण क्या रहता है, दूध रहता है, ठीक है। अब उस टाइम का आदमी उतना गणित बुझता था कि नहीं बुझता था, मगर उन लोग को इतना सब जरूर समझता कि गाय का जो दूध खाता है तो कहीं ना कहीं वह स्वस्थ रहता है और उसको बहुत सारा बीमारी से क्या होता, बचाव होता है। बस यही कारण था कि गाय के प्रति उन लोगों का ना प्रेम बहुत ज़्यादा था। और बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, यही प्रथा बन गया, रीति रिवाज बन गया, ठीक है। तो इस वजह से गाय को पूजा जाता है, ठीक। गौ मांस भक्षण करेगा का बात करेगा तो बहुत देश में खाया जाता है और बहुत जगह नहीं भी खाया जाता है। और अब आदमी नहीं खाता, पता है क्यों, इसलिए कि ज़्यादा आदमी इस चीज़ से बचना चाहता है। उसके पीछे कारण है क्योंकि इसके अंदर हीट इतना ज़्यादा आता है, बॉडी क्या करता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और उस गर्मी की वजह से कई बार देखता होगा कि आदमी का जो चमड़ी रहता है वो कभी कभी क्या देखता है, वाइट जो हो जाता है, तो उसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, तो वो हो जाता है। तो इसलिए इस सब चीज़ से बचना चाहिए। सिर्फ ये चीज़ नहीं देखना चाहिए कि फलना धर्म में पूजता है या फलना धर्म में खाना खाता है, इस चीज़ को नहीं। भोजन जो भी हो, आपके जो वातावरण है, ठीक है, आप अपने वातावरण के हिसाब से भोजन कीजिएगा, तभी जाके क्या होगा, पचेगा। अब कोई मान के चलो कि साइबेरिया में रहता होगा, अब उसको क्या करो कि तुम जाके एकदम पूरा चिल एकदम ठंडा वाला क्या करो, बर्फ़ आप भोजन खिलाओ, तो वो आदमी क्या करेगा, उस वैसा वैसा भोजन को वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके शरीर को हीट, बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, उसको हीट चाहिए, हीट चाहिए ना। तो ठंडा उस टाइम में कहाँ खाएगा, उसको कुछ ऐसा भोजन चाहिए जो क्या हो, उसके बॉडी को हीट दे, ठीक है। तो भोजन का प्रकृति जहाँ पे भी है, चाहे जिस भी स्थल पे है, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से आदमी का खाना का ये जो क्या होता है, आदत होता है, ठीक। चलो, तो गाय को क्या किया जाता था, गाय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और जिसे क्या कहा जाता था कि जिसे मारा नहीं जाए, ठीक है, क्या है, अघन्य। देखो गाय इतना महत्वपूर्ण था कि धनवान व्यक्ति को गौमत कह के संबोधित किया जाता था, समय को गोधुरी, और जो चारागाह होता है ना, जहाँ पे मवेशी को क्या किया जाता है कि भोजन खाने के लिए क्या था, चारागाह में छोड़ दिया जाता है, तो उसको गवेतु कहा जाता था। ये सब याद रखना, पूछता रहता है, ठीक। कृषि का बात करेगा तो जौ को यौ कहते थे। व्यापार भी यहाँ पे भी वैसा ही था, कुछ खास बदलाव नहीं था। आंतरिक और बाह्य होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताए थे ना, चीनी या दूध, तुम्हारे घर में चीनी है, मेरे पास दूध है, तो 1 किलो तुम चीनी हमको देगा, बदले में हम क्या करेंगे, 1 किलो तुमको दूध देंगे। तो सामान के बदले सामान दिए, पैसा का तो कोई लेन देन हुआ नहीं। तो यही हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। स्वर्ण जो होता था, सोना, तो आभूषण का ऐसा नहीं कि उस टाइम में ही था या फिर राजा महाराजा के टाइम में था या अंग्रेज के। सोना के प्रति प्रेम हमेशा से रहा है और आने वाला समय में भी रहेगा। उसके पीछे कारण ये है कि सोना क्या है, एक तो लिमिटेड है, यानी कि बहुत निश्चित मात्रा में है, ठीक है। दूसरा ये ऐसा है कि टिकाऊ होता है, ठीक। तो इस वजह से इस धातु को क्या किया जाता है, इस धातु को महत्व दिया था, बस इसका इंपॉर्टेंस इतना ही है। अब ऐसा नहीं है कि सोना आदमी खरीद लिया तो उसको खाएगा, सोना थोड़ी ना कोई खाएगा, खाएगा तो वहीं पे सटक जाएगा, ठीक है। तो निष्क बोला जाता था स्वर्ण के आभूषण को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आते हैं सामाजिक। तो समाज का कैसा व्यवस्था था, देखो ये जो ऋग्वैदिक काल था वो तो फिर भी घींच तीर के ठीक था। जब उत्तर वैदिक काल आता है ना, फिर ब्राह्मणवादी विचारधारा में जो कुरीतियाँ फैलता है कि पूरा समाज का क्या करता है, पूरा सिस्टम चौपट करके रख देता है, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था कैसा था, पितृसत्तात्मक था। मगर इसमें हम बताएं कि थोड़ा थोड़ा महिला को, अभी भी महिला का स्थिति ठीक ठाक था, ठीक है, उतना भी दयनीय नहीं था। मगर जब उत्तर वैदिक काल आता है तो फिर महिला का स्थिति क्या होता है, डमाडोल हो जाता है। और समाज कैसा हो गया, समाज हो गया कर्म और पेशा आधारित। देखो ये चीज़ तो ठीक था। देखो अभी के टाइम में अब किसी में योग्यता होगा तो जाके भारत का राष्ट्रपति बन जाए, मुख्य न्यायाधीश बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, डीएम बन जाए, चपरासी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, दरोगा, कुछ बन जाए, उसमें योग्यता होगा वो करेगा तो उसको बराबर का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तुम में योग्यता है तो जाके चुनाव लड़ो, विधानसभा का, लोकसभा का, अब बन जाओ प्रधानमंत्री, बहुमत ले आओ, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक। मगर
यहाँ तक तो समाज सही था कि कर्म आधारित था, ठीक है, कर्म आधारित और पेशा आधारित, यहाँ तक ठीक था कि चलो ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यहाँ तक ठीक था। मगर जब उत्तर वैदिक काल में जाते हो तब व्यवस्थित हो गया कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे वो कितवो क्या होगा, बूरल होगा, तब पर भी क्या होगा, उसको राजा ही बनाया जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये सब चीज़ का बात कहा गया है। कौन, ये क्षत्रिय ब्राह्मण राजपूत। और ये भी मानना है कि ब्रह्मा नाम का कोई देवता था, ठीक है, तो उसके मुख से क्षत्रिय निकला, क्षत्रिय मुख से निकला है, ये ब्राह्मण निकला। देखो ब्राह्मण स्वयं को सबसे बेहतर साबित करने के लिए क्या बोला कि ब्रह्मा के मुंह से हम निकले हुए, समझ रहा है ना। क्षत्रिय को बोला भुजा से निकला, फिर जांग से बोला कि वैश्य से निकला है, और शूद्र जो है पांव से निकला है। और ये जो बला जो अवधारणा माना गया था, यहीं से क्या हो गया, शूद्र शूद्रे रह गया। कितवो कुछ कर ले, कितवो पढ़ लिख लेगा तो उसको क्या होगा, उसको समाज में जो उसको प्रतिष्ठा चाहिए, जो स्थान चाहिए, जो सम्मान चाहिए, वो नहीं। और आज भी लोगों को मेंटलिटी है, किसी के कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, वो कास्ट सिस्टम में यदि लोअर आता है तो कहीं न कई बार उसको क्या होता है, इस जाति व्यवस्था के दंश को उसको झेलना पड़ता है, ठीक है। समाज में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग थे। स्त्री की दशा अच्छी थी, अभी तक ठीक था, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ठीक। अब आते हैं ये जो उत्तर वैदिक काल आता है, तो यही सबसे मतलब क्या है, मिटिया मेट है, पूरा क्या है, फुल्ली क्या चौपट है, समझ गया। 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद क्या है, गद और पद में है, और इसमें यज्ञ विधान है। यज्ञ जानता है, पूजा पाठ जो किया जाता है, हिंदू धर्म के जो लोग मानने वाले होते हैं, तो उसमें जो यज्ञ होता रहता है उसमें मंत्रोच्चारण होता है ना। मंत्रोच्चारण से याद है वो चीज़ बताते हैं, चंद्रिका टंडन, क्या नाम है, चंद्रिका टंडन, ठीक है। तो चंद्रिका टंडन को ना हाल ही फिलहाल में एगो पुरस्कार मिला है, हमको ध्यान नहीं आ रहा, तो तुमको हम बता रहे हैं। चंद्रिका टंडन गोट व्हिच अवार्ड, Chandrika Krishnamurti Tandon won the Grammy Award for हाँ, Best New. उसको क्या मिला है, उसको ग्रैमी अवार्ड मिला है, याद रखना। कौन अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन को। लॉर्ड शिवा का वो सॉन्ग है ना, कौन सॉन्ग है, जिस सॉन्ग हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, तो उसी सॉन्ग को चैंट, चैंट मतलब हो गया मतलब गाना, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः करके है ना, तो उसको गाया गया, और उसमें थोड़ा बैकग्राउंड शिव तांडव स्ट्रोमाटा था, तो वो सब मिक्स किया गया, तो फिर उसके लिए इसको मिला, ठीक है। तो कम कहाँ थे, कहाँ चले आए रे, हाँ, यज्ञ विधान है किसमें, यजुर्वेद में, ठीक है। सामवेद, तो सामवेद में संगीत, संगीत से याद आया, चंद्रिका टंडन को किस कैटेगरी में मिला है, संगीत के लिए मिला है, ठीक है, हाँ। तो हमसे पढ़ने का यही फायदा होगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद यानी कि इसमें आसिद्ध यानी कि मेडिसिन के बारे में बताया गया है। वेदांग, तो पूछ लेगा कि वेदांग कितना होता, तो याद रखना 6 गो, कितना, 6 गो। बुझे छिए कि नहीं बुझे छिए यो, कि हम एनाहिते मतलब बोल रहल छिए, अहाँ सब ना तो कमेंट करे छी, ना और कोनो बात कहे छी। चलू, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, फिर रिपीट करते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। ये सब पता है क्या चीज़ है, ये सब वेद को समझने के लिए ये सब पढ़ना जरूरी था। ये सब चीज़ नहीं जानेगा तो पता चला वेद लेके तुम पढ़ा, तुमको कपार नहीं घुसने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे गजनी उजनी बन जाएगा कि पता चला कि फोटो वोटो खींच रहा, फोटो वोटो कोई डिलीट हुआ कि बस पूरा डमाडोल सिस्टम खराब है। चलो, कुल संख्या कितना है, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक का, तो इसका कुल संख्या कितना है, 108। देखो एक एक पॉइंट जो लिखे हैं इंपॉर्टेंट है, बार बार एक बार लिख लो, अब बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, ठीक है। तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में पढ़ाते पढ़ाते
तुम लोग को पता नहीं याद होता कि नहीं होता, मगर हमको जरूर याद हो गया। समझ गए। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, उत्तर वैदिक काल में चल रहे हैं बाबू साहब, ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था, कबीला आधारित था। मुखिया जो होता था, अभी मुखिया नॉर्मल मुखिया जी, तो वो वाला मुखिया जी अब नहीं रह गया, अभी मुखिया जी हो गया। क्या हो गया, मुखिया जी। कैसा, एकराट, विराट, स्वराट, सम्राट, राजा। अब इसके नाम में ऐसा ऐसा शब्द लगने लगा, क्या नाम सुनते के साथ क्या होता है, भौकाल हो जाता है, कि लगता है कुछ खतरनाक टाइप का क्या कोई चीज आ रहा है, मतलब है कुछ हैवी खली वली एकदम देगा, उखाड़ पुखाड़ के क्या तांडव कोहराम मचा देगा। समझ गए। चलो, राजा जन्म से होता था, उनको बलि कर मिलता था बलि के रूप में, जो क्या होता है राजस्व का एक कुछ पार्ट होता था। ठीक है। चलिए, प्रशासन कैसा होता था, सबसे छोटी परिवार, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, उसके बाद जनपद। देखा, बोले थे ना कि वही जन जो है, वही जन क्या होगा, जनपद में बन जाएगा। जनपद किस में बदल जाएगा, महाजनपद में। तब क्या पढ़ेंगे, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। राजा जमीन के लिए युद्ध करते थे, तो कहने वाली बात नहीं है, कोई भी अपना क्षेत्र विस्तार करना ही चाहेगा। कृषि की बात करते हैं तो कृषि में जौ था, जिसको यब कहते थे, गेहूं को गोधूम कहते, ये सब याद नाम रखना, जो ये सब उटपटांग टाइप का जो नाम बोले हैं तो सब याद रखना। चावल, ब्रीही या तंदूल। ठीक है। पशुपालन में तो कुछ खास बदलाव नहीं आया था। गाय था, अघन्य, घोड़ा, अश्व, हाथी, गज और बकरी, अज। ठीक है। तो देख लो, बकरी, घोड़ा, हाथी घोड़ा, पाल की, जय कन्हैया लाल की, कितना कौन जमाना से चलता आ रहा। ठीक है। चलो, व्यापार वही आंतरिक और बाह्य था। वस्तु विनिमय प्रणाली बता लिए, समान के बदले समान। निष्क, सतनाम, कृष्णल, ये सब क्या चीज को कहते थे, ये सब सोना को कहते थे। याद रखना, सोना के बारे में पूछ देगा किस नाम से बुलाता था, तो निष्क, सतनाम, कृष्णल। ठीक है, ये चीज याद रखना। तांबा धातु था, तो उसको क्या बोलता था, कृष्ण अयस्क, श्याम अयस्क, इस नाम से इसको संबोधित किया था। कन्फ्यूजिया उजिया नहीं जाना, यहाँ पे कृष्णल है, यहाँ पे कृष्ण अयस्क है। ठीक है। चलो, सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही रह गया। सामाजिक व्यवस्था में बोल ही दिए, कुरीति आ गया। ब्राह्मणवादी विचारधारा अपने चरम पे है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अब वही होगा जो ये लोग चाहेगा। इतना ज्यादा स्ट्रांग इन लोग का व्यवस्था था, इस तरह का राजा को मैनिपुलेट कर दिया था, अगला पगला दिया गया था, कि राजा को बोलता था ये काम नहीं करोगे तो पता चला कि तुम्हारा राजशाही गया। अब राजा डर से क्या क्या, हाथ जोड़ के ऐसे, हुजूर मालिक, उसके आगे किसके, पुरोहित के आगे करवा दे नैया पार, ऐसे करके कर रहा, तो क्या होगा, तो ब्राह्मणवादी विचारधारा सोच लो कितना अपने चरम पे था। ठीक है। बोल दिया ये चीज होगा, तो मतलब अब राजा भी वहां पे क्या, वहां पे राजा भी ऐसे सुटुक गया हुआ, भीगी बिल्ली बना हुआ, ऐसे 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 कर रहा। समझ गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था। इस काल के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। स्त्रियों की दशा में गिरावट आया। अब महिला पे क्या हो रहा, पूरा एकदम शिकंजा कसा जा रहा, लगाम लगाया जा रहा। ठीक है। अब उनके शिक्षा में कमी किया जाएगा, उसको घर में बांधा जाएगा। ठीक है। उसका बहुत सारा क्या किया गया, अधिकार छीन लिया गया। यहीं से जो ये वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का जो आदमी झंडा लेके दौड़ रहा है, तो उसका क्या हुआ, उसका बीज यहीं पे बो दिया गया। अभी कुरीतियाँ चलते रहेगा और आने वाले अनंत काल तक चलता रहेगा। राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति भी आते हैं जो कोशिश करते हैं मिटाने का, मगर हो नहीं पाता है। कुछ कुछ सुधरता है, कुछ कुछ नहीं सुधरता। ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्रियों की तुलना किससे किया गया, मदिरा। मदिरा मतलब समझ रहे हो, शराब। अब सोच लो किस प्रकार का स्त्री के बारे में विचार रखता था, मतलब कैसा घटिया, गंदा, घिनौना टाइप का विचार होता था, कि आदमी स्वयं के स्वार्थ के लिए एक, मतलब मानव जाति में ही देखो आता है स्त्री या पुरुष, इसमें कोई भिन्न नहीं है। मगर क्या किया, पहले तो डिवीजन करवाया गया स्त्री और पुरुष के नाम पे। अब फिर एक ऐसा प्रोपोगेंडा क्या किया गया, ऐसा माइंडसेट सेट करवाया गया कि क्या होगा, कि महिला कमजोर ही होगी, वो किसी काम के नहीं, वो किसी लायक नहीं है, बाहर जाएगी तो क्या होगा, समाज को, घर को बदनाम करवाएगी, वो बुरा है, वो उसका कदम जहाँ पर जाए वहाँ पे क्या होगा, अशुभ होगा। तो इस तरह का जो कुंठित
संकीर्ण मानसिकता था ना, तो बस यहीं से क्या हुआ कि महिलाओं को मतलब माइंड सेट ही बन गया है कि महिला होगी तो क्या होगा, कमजोर ही होगा। और ये माइंड सेट आज भी चलता है। ठीक है, चलो, तो महिला का तुलना मदिरा से किया गया, साथ में पासा। पासा मतलब जुआ। महाभारत देखा होगा तो महाभारत में देखता है क्या करता है। महाभारत का हम थोड़ा सा एक पक्ष बताते हैं। कौरव को तो लोग दम भर गरियाता रहता, गरियाता है ना। दुर्योधन के बारे में कहता है, कंस के क्या नाम, जरासंध, क्या नाम था उसका भाई का नाम याद नहीं आ रहा। तो उसके बारे में बोलता है कि वो क्या करता है, द्रौपदी का चीर हरण करता है, वो खराब था, घटिया था। मगर जहाँ तक यदि युधिष्ठिर का बात करो तो युधिष्ठिर के बारे में तो बोला जाता था कि वो धर्मवीर था। तो धर्मवीर होते हुए अपनी बीवी को कैसे अथी क्या करता है कि जुआ में मतलब दाव पे लगाता। तो लोग उस पर कभी सवाल नहीं करता, उसको जस्टिफाई करवा देता कि राजा का धर्म था, राजा का धर्म था तब कुछ करो। और जब कोई चीज़ तुम क्या किया, हार गया, तो फिर उस पर तुम्हारा अधिकार सम्मान रह नहीं जाता है। ठीक, तो यहाँ से क्या होने लगा, महिलाओं का जो सोसाइटी में जो पोजीशन था वो क्या होने लगा, धीरे धीरे डमाडोल उसका भी स्थिति होने लगा। समाज में फिर आया गोत्र व्यवस्था। अभी भी बहुत सारे जातियों में ये गोत्र वाला व्यवस्था अपनाया जाता। अब तो WHO का या फिर UNO का रिपोर्ट का बात कर रहे हैं। अब कहता है कि मानव का जीवन कितना है, 72 साल। तो अब आश्रम व्यवस्था क्या कीजिएगा, अपनाइएगा तो पहले ही क्या हो गया, चटक जाइएगा, निकल जाइएगा। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था में बोला गया कि पुरुष का उम्र 100 वर्ष होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम को कब से कब करना है, 0 से लेकर 25 वर्ष तक इसमें शिक्षा ग्रहण करना है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आएगा 25 से 50 वर्ष, इसमें विवाह करना, बच्चा पैदा करना है। बच्चा पैदा करने का सेंस हो गया, बच्चे को जन्म देना है। अब पुरुष में तो इतना वैसा क्षमता या कैपेसिटी तो नहीं है, प्रकृति उसको ऐसा बनाया नहीं कि पुरुष दे सकता। महिला के शरीर को उस तरीके से क्या किया गया, निर्माण किया गया कि वही बच्चे को क्या कर सकती है, जन्म दे सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है कि वानप्रस्थ आश्रम, तो ये 50 से 75 वर्ष का है। तो इसमें क्या करना, पति पत्नी कहाँ चले जाएंगे, जंगल में। ठीक है, वहाँ पे अपना रहेंगे। उसके बाद संन्यास आश्रम, तो इसमें क्या होगा, पति पत्नी एक दूसरे को त्याग देगा और क्या होगा, फिर अपना अपना देख लेगा। अब आते हैं धार्मिक व्यवस्था, बस लास्टे है। तो धार्मिक व्यवस्था में देखेगा तो धार्मिक व्यवस्था में वही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आया। कुछ कुछ यज्ञ था वो देख लो, ये पूछता रहता है। तो राजसी यज्ञ, इसमें राज्याभिषेक होता है, यानी कि मान लो कि तुम्ही को श्री श्री क्या किया जाए, महाधिराज बना दिया जाए। कहाँ का, मगध का क्या हो, राजकुमार हो, या फिर राजा बना दिया तो क्या होगा, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। ठीक, तो अपने शक्ति के विस्तार के लिए वाजपेयी यज्ञ करोगे। फिर क्या होगा, अश्वमेघ यज्ञ करोगे। तो अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा का बलि दिया जाता था। ठीक, देखो नोट्स के बारे में कह रहे थे, ये सब पॉइंट हमको लगा कि छूट रहा है, तो इस वजह से हम क्या किए, साथ में इसको इंक्लूड कर दिए, कहीं क्या हो कि कहीं मेरे से कोई मतलब कोई पॉइंट छूट ना जाए। ठीक, ब्रह्मवर्त का बात बोलेगा ना, तो मनुस्मृति में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब क्या हो गया कि सरस्वती और द्वती नदी के बीच वाला जो क्षेत्र था ना, जहाँ पे आर्यंस बसा हुआ था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल का बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मवर्त बोला जाता था इस वाले क्षेत्र को, किसको, जो सरस्वती और द्वती नदी के बीच में था। ठीक है, ऋग्वेद में 25 नदी का जिक्र किया गया। उस 25 नदी में नदी सूक्त जो एगो सेक्शन बना हुआ है, जैसे अब ज्योग्राफी पढ़ेगा तो ज्योग्राफी में एगो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना होगा ना, ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर होगा नदी प्रणाली। तो वैसे ही तो क्या हुआ, ऋग्वेद में जो एगो नदी सूक्त वाला जो पूरा उसके लिए सेक्शन दिया गया है, तो उसमें मात्र 21 नदी का जिक्र किया गया। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको बोला गया, सिंधु का। सवाल आता रहता भाई कि सबसे ज़्यादा किस नदी का जिक्र किया गया, तो आंख बंद करके दबा के माना क्या, सिंधु। ठीक है, गंगा एक बार उसका जिक्र किया गया, यमुना का 3 बार, और हिमालय को मुजवत बोला गया। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, परिवार का मुखिया जो होता था सामान्यतः पिता होता था, और पिता को कुलप कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, ये क्या थी, विदुषी स्त्री थी। ठीक है,
विदुषी स्त्री किसे कहते हैं? विदुषी समझे? अरे बुद्धिजीवी, ज्ञानी, पढ़ी लिखी, शिक्षित। तो कुछ कुछ महिला थी, देखो अपवाद तो हर जगह रहता है ना, अपवाद हर जगह रहता है। तो कुछ कुछ महिला थी जैसे लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, विदुषी। तो ये सब क्या थी? एकदम पूरा शिक्षित, बुद्धिजीवी, पढ़ी लिखी, समाज की क्या मतलब क्या कहते हैं उसको, रोल मॉडल टाइप की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। जो महिला आजीवन शादी नहीं करती थी और अविवाहित रहती थी उसको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक है, और नियोग की प्रथा थी। नियोग की प्रथा का कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी स्त्री जिसका विवाह हो गया और उसको क्या हो रहा, संतान नहीं हो रहा, तो वो अपने देवर यानी कि अपने हस्बैंड के भाई के साथ क्या कर सकती है? शारीरिक संबंध बना सकती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? नियोग की प्रथा। ठीक है, 10 राज युद्ध का बात किया गया, तो इसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था और इसमें क्या होता? भरत राजा सुदास का क्या होता है? विजय होता है। ओके, इस सब में कुछ खास नहीं है, तो इसमें बताने के लिए नहीं है, तो इसीलिए एक लाइन में क्या किए कर दिए। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये रहा भाई साहब आपका। अब ये कहाँ क्या चीज रह गया? रे ये तो अभी ये बताए हुए थे ना। हाँ चलो, ये बताए हुए हैं जी, यही पेज दोबारा 2 बार ऐड हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्या देखे हैं? वैदिक काल, और वैदिक काल के साथ देखे हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, देखिए आपके लिए देखिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, एक एक बुक को नोट्स बनाते हैं, फिर इतना सारा गणितबाजी करते हैं, तब जाके क्या होता है? एक वीडियो बनता है, फिर जाके अपलोड करते हैं। तो आप लोग के लिए इतना करें, तो आप लोग का इतना तो दायित्व बनता है कि आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा हमको सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, ताकि क्या हो कि और भी बेहतर तरीके से हम आपको क्या कर सकें, पढ़ा सकें। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, तो धन्यवाद।